पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है, ध्यान से सुनिएगा। पहले एमसीक्यू, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, राइट। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। 4 ऑप्शन है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करोगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक बार उसको पढ़ोगे और चारों ऑप्शन पढ़ोगे, फिर जवाब दोगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक, क्योंकि पेपर की फील आएगी कि पेपर हमें कैसे देना है। समझ गए? चलें शुरू किया जाए। तो देखो जरा ध्यान से, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, कायिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के दौरान, या फिर लैंगिक जनन के दौरान, या मुकुलन के दौरान। पहले हम ये समझते हैं कि गुरुदेव ये आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, है ना, इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल करूं, मैं आपसे बोलूं कि मेरे कान देखो लटके हुए हैं, तो मेरी जो संतानें होंगी उनके भी कान क्या होंगे, हो सकता है कि लटके हुए ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जैसे हमारी आंखें क्या है, काली हैं, तो हो सकता है मेरी जो संतानें हो उनकी आंखें भी क्या हो, काली हो। तो ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी में है। अब ये दूसरी के बॉडी में कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, सुनो कैसे जाएंगे। कह रहे हैं कि मुकुलन के दौरान, ना, ऐसा नहीं होगा। यहां पर बात हो रही है विनिमय की, यानी आदान प्रदान की। तो भैया मुकुलन के द्वारा तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुकुलन में क्या होता है कि एक ही जीव अपनी संतान को जन्म देता है ना। तो इसमें तो हमारा अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन तो होता ही नहीं है। तो गुरुदेव ये अलैंगिक जनन है, ये भी नहीं होगा, और कायिक जनन के दौरान भी नहीं होगा। ठीक, तो गुरुदेव क्या होगा, लैंगिक जनन। सर लैंगिक जनन का मतलब, सर यहां पर हमारे पास नर और मादा दोनों उपलब्ध होंगे। तो जब तक नर और मादा के बीच में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, नर और मादा के बीच में जब तक की निषेचन की प्रक्रिया नहीं कंप्लीट होगी, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय नहीं हो पाएगा, आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। निषेचन होना जरूरी है। सर निषेचन क्या होता है, इसके बारे में बताओ। चलो अब ध्यान से सुनते जाना। निषेचन में क्या होता है, बच्चों जो नर युग्मक होता है ना, वो नर युग्मक किसके साथ में मिलता है, वो मादा युग्मक के साथ में मिलता है। किसके साथ में मिलता है, वो मादा युग्मक के साथ में मिलता है। अब सर ये बताओ कि सर नर युग्मक का नाम क्या होता है। नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक का नाम होता है अंडाणु। जब दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। सर ये बात बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गई। अब गुरुदेव जो युग्मनज होता है, ये जब बनता है तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग निषेचन या अंग्रेजी भाषा में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक एमसीक्यू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, समझ गए। तो सर निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या बनता है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण बनता है, और मानव 9 माह के बाद एक शिशु यानी कि एक संतान को जन्म देता है, राइट। तो चले भाई, हमें इस बात को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। अगला जो हमारे पास सवाल है, सर कितने बच्चों ने आंसर जो है वो सी दिया था, 70%, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला क्या लिखा है, लिखा कि अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, आप सही उत्तर को चुनिए। अच्छा, अमाशय कैसा दिखता है, ऊपर से आहार नाल ऐसे आती है, जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, और आने के बाद वो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अमाशय होता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना बच्चों हमारा अमाशय, ऐसे ऐसे। यहां पे सी आकार की संरचना, सर ये ग्रहणी कहलाती है। अब ये जो अमाशय होता है, इसके स्तर में यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। मैं किसी भी प्रश्न को हल्के में आपको नहीं समझाने वाला हूं, बहुत डीप में बात करेंगे। यहां पे क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसी चिपचिपे पदार्थ को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं म्यूकस, और हिंदी भाषा में कहते हैं इसको हम लोग श्लेष्म। ठीक, ये जो श्लेष्म होता है, इसी श्लेष्म के कारण जो अमाशय होता है वो सुरक्षित बना रहता है। पर क्या इसके अंदर लोग गोलियां चलाते हैं जो सुरक्षित बने रहेगा, क्या होता है इसके अंदर जो ये असुरक्षित भी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, कहीं पर भोजन खा लिया, उसमें बहुत ज्यादा अम्ल था, तो ये जो म्यूकस है फिर वो काम करना बंद करेगा। अब तुम्हारे पेट में होगी गुड़गुड़, और जब पेट में होगी गुड़गुड़ तो फिर समझ गए कि अब होगी जलन, और जब पेट में जलन होती है तो ये म्यूकस जो होता है वो कम हो जाता है। और फिर उसके बाद जब सुबह सुबह हम लोग पॉटी करने के लिए जाते हैं, तो वहां से नाक जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बस उसी को म्यूकस कहा जाता है। समझ गए? तो गुरुदेव हम समझ गए पेप्सिन। अरे पेप्सिन तो एक प्रकार का एंजाइम है जो कि अमाशय के अंदर होता है, समझ गए। फिर उसके बाद सर पित्तरस, सर ये तो निकलने वाला हमारा यकृत से निकलने वाला एक रस है, ठीक है। सर लार एमाइलेज, ये तो मुख में होता है गुरुदेव, ये हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे हमको मिलता है। तो सर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो श्लेष्म हो जाएगा, और जिसको अंग्रेजी भाषा में हम म्यूकस भी कहते हैं। तो ये शब्द भी आपको याद रखना होगा। समझ गए? कितने बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। सर हिंदी में बताओ बेटा, अगर बोर्ड के पेपर में अंग्रेजी में लिख के आ जाएगा तब तुम क्या करोगे? अगर मान लीजिए श्लेष्म ना लिख करके ऐसे म्यूकस आ गया तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब तो तुम सोचोगे अच्छा हुआ मैं ज्ञानोदय से पढ़ा था, कम से कम बायोलॉजी के शब्द हमें अंग्रेजी में तो पता है, वरना हमारा तो बोर्ड के पेपर में नंबर ही कट जाता। समझ में आ रही बात? इसलिए अच्छे से जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहो, तुम्हारे लिए बता रहा हूं।
चलो, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2020 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया, 2025 में आया। अब ऐसा सवाल हर साल बोर्ड के पेपर में आता है, बस घुमा फिरा देते हैं, मतलब कभी स्टेटमेंट थोड़ा वो चेंज हो सकता है। अरे आहार नाल का कौन सा भाग ऐसा है, आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जो कि क्या यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? चलो बताओ जल्दी से। अब देखो जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहां से हमारे पास ये क्या आता है, ये आएगा हमारे पास इस तरीके से, क्या इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये होता है अमाशय। यहीं पर क्या लगा होता है, यहीं पर लगा होता है ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बच्चों, यहां पर लगा होता है ऐसे, जो कि क्या कहलाता है, ऐसे यहां पे लगा होता है यकृत। और यकृत से जो ये भाग होता है क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब भैया बताओ कि इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? समझ गए प्रश्न कि आहार नाल का कौन सा भाग ऐसा है, ये पूरी आहार नाल का कौन सा ऐसा भाग है जो इस यकृत से क्या करता है, प्राप्त करता है? किसको प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है? पित्तरस को प्राप्त करता है। जल्दी बताओ। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अमाशय तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यकृत से जो ये भाग जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है, और ये जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। और ग्रहणी इसके ऑप्शन में है नहीं, सुनते रहिएगा, ग्रहणी इसके ऑप्शन में है नहीं। तो फिर क्या होगा, देखो अमाशय करेक्ट आंसर नहीं होगा, छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर ही होगा, और बड़ी आंत नहीं होगा, ग्रसिका भी नहीं होगा। क्या आंसर होगा, छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है ग्रहणी। और जब आप कभी एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो एनसीईआरटी में एक हेडिंग आपको मिलेगी जो कि क्या होगी, छोटी आंत, जिसको हम लोग बोलते क्या है, जिसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग क्षुद्रांत। जो क्षुद्रांत होती है ना, क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ कौन होता है, क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ कौन होता है, याद रखिएगा, क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ कौन होता है, इससे जुड़ी होती है हमारी ग्रहणी। और ग्रहणी के पास से जुड़ी होती है, ये जुड़ा होता है कौन, यकृत। यकृत से कौन, ये पित्ताशय। सर ये बच्चों को ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार फटाफट से बता दो, यहां तक तुम लोग समझ गए? यस, बहुत बढ़िया। इस तरीके से पढ़ा ना तो भाई मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने जरा सा भी लापरवाही करी और जरा सा भी तुमने जो है जरा सा भी मक्कारी कर दी, तो भाई फिर तो नंबर कटना तुम्हारा क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। इसलिए जरा सा भी लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। शुरू करूं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, कह रहा आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे क्या पता चलता है? अब आप बोलोगे सर ये सवाल तो हमारी किताब में ही नहीं है, यही तो बोलोगे। चलो एनसीईआरटी उठाना, और एनसीईआरटी की एक किताब और आती है ना, अब बता ही देता हूं, थोड़ा सा लीक ही कर देता हूं, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी की एक और किताब आती है जिसको बोलते हैं एग्जाम्पलर, ध्यान से नोट कर लो इस बात को, जिसको बोलते हैं एग्जाम्पलर। ये जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है ना, उस एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का सवाल है। और दूसरी चीज नोट करिएगा कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है, 25 में नहीं पूछा गया, ये 2024 में आया है। तो पूरे चांस है कि ये 2026 में बन सकता है। सवाल में कोई दम नहीं है, बस आप एक चीज ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुनो। आयोडीन की कुछ घोल की बूंदे चावल के पानी में डाली गई। अब सुनिएगा, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये क्या है, ये एक बर्तन है, ठीक। इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में है पानी। कौन सा पानी है, इस बर्तन में है चावल का पानी। इस बर्तन में क्या है, चावल का पानी। और चावल के पानी में क्या पाया जाता है, चावल के पानी में पाया जाता है स्टार्च, ठीक। और जैसे ही इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, इसके अंदर मैं आयोडीन डालूंगा, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीले काले रंग का हो जाएगा। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें यह पता चलता है कि चावल में क्या पाया जाता है, चावल के पानी में क्या पाया जाता है, चावल के पानी में स्टार्च होता है। ये स्टार्च परीक्षण एक हेडिंग पड़ी हुई है एनसीईआरटी में, वहां से सवाल बना है। और यह सवाल तुम्हें कोई भी नहीं कराएगा, ढूंढते रहोगे तुम, ध्यान से सुन लो। और ये सवाल बोर्ड के पेपर में आएगा। अब दूसरी चीज सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अब आप मुझे बताओ सर, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने कभी नहीं किया, तो अब हमें डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बताओ जो हम सब ने देखा हो। आपने कभी किसी का एक्सीडेंट होने के बाद उसके ऊपर पट्टी बांधते हुए उसको देखा है? सबने देखा होगा, कभी ना कभी आसपास किसी को चोट लगी होगी, घर परिवार में, या हो सकता है आपको लगी हो। जब आपको चोट लगती है तो आप कहां जाते हैं, बताओ, जाते कहां पर है? आप जाते हैं पट्टी बंधवाने। जब आप पट्टी बंधवाने जाते हैं तो एक रोल होता है ना, उसी से वो एक पट्टी बांधी जाती है। वो पट्टी पूरी व्हाइट कलर की होती है, एक्चुअली उसमें भी स्टार्च होता है। उसको बहुत ज्यादा कड़ा बनाने के लिए उसमें स्टार्च होता है, ठीक, जो कि चोट के लिए क्या है, फिर वो हानिकारक नहीं होगा, ठीक, समझ गए। अब क्या होता है कि हम जो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बीटाडीन लगाते हैं, और फिर उसके बाद उस पट्टी का कलर देखो कैसा हो जाता है, नीले काले रंग का। जब उसके ऊपर कहीं भी पानी गिर जाता है तो इस बात से पता क्या चलता है कि उस पट्टी में कहीं ना कहीं स्टार्च था, समझ गए। तो सर इस तरीके से हमें डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी मिल गया। चलो भाई अगले सवाल पे आओ। कह रहे आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? 2024 के बोर्ड पेपर का सवाल है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है, मुख, और मुख के बाद भोजन कहां आता है, भोजन आता है हमारा ग्रसनी में।
ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आता है? फिर भोजन आता है ग्रास नली में, सुनते रहिएगा। फिर भोजन ग्रास नली के बाद कहाँ आता है? फिर भोजन आता है अमाशय में, सुनते रहिएगा। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रहणी में, जो कि सी आकार की होती है। ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? फिर जाता है भोजन बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? फिर बड़ी आंत के बाद भोजन जाता है गुदाशय में, या फिर जिसको आप मलाशय भी कह सकते हो। कहाँ जाता है? मलाशय में। और मलाशय से भोजन फिर कहाँ जाता है? फिर मलाशय से जाता है मल द्वार के पास, है ना। मल द्वार के बाद भोजन कहाँ जाता है? फिर भोजन जाता है खेत में, समझ गए? तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर। तो गुरुदेव हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भैया देखो पहले मुख में, अब भैया यहाँ पे लार ग्रंथियां होती हैं, तो हमसे शुरुआती नहीं पूछा गया है। अगर ये पूछते हैं कि भैया बताओ सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो वो मुख से शुरू होता है। और जो लार ग्रंथियां होती हैं सर, वो भोजन में जो स्टार्च होता है उसको पचाने की कोशिश करती है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। तो गुरुदेव मुख नहीं होगा। ग्रसनी ये एक कॉमन प्लेस होता है श्वास नली और भोजन नली का, यानी कि सर ये आंसर नहीं होगा। ग्रास नली सर यहाँ पर क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, भोजन धीरे धीरे नीचे आता है, ये नहीं होगा। अमाशय में आ जाओ, अमाशय में भोजन में जो प्रोटीन होता है, वसा होता है, इन सभी चीजों का पाचन होता है, ये नहीं होगा। ग्रहणी, यहाँ पर भी सर हमारे पास जो पित्तरस होता है वो इसी से यहीं पर आता है सर। उसके बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन आखिरी में पचता है। बड़ी आंत, जैसे घर में बड़ी भाभी नहीं होती, कहती मैं कुछ काम नहीं करूंगी, बस समझ लो बड़ी आंत। सर बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। मलाशय में तो भोजन जो होता है, जो अपचित भोजन होता है, वो इकट्ठा होता है आकर के और मल द्वार में से बाहर निकलता है। तो सर सबसे जो ज्यादा पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। अब घर ऐसे याद रखो कि घर में बड़ी भाभी है ना, वो ज्यादा काम धंधा नहीं करती, छोटी भाभी ही ज्यादा काम धंधा करती है। बड़ी भाभी कहती है भैया ऐसा है, बर्तन जो है तुम साबुन वाबुन लगा के रख देना, अगर देहाती भाषा में बात करें तो बर्तन मांज कर रख दियो भैया, हम उसको धुलने का काम करेंगे। तो वो बड़ी भाभी करती हैं, बाकी पचाना वचाना काम नहीं है इनका। बड़ा काम क्या है कि पानी को सोखना, ठीक, पानी को सोखना, जो भोजन होता है उससे पानी को सोख लेती हैं, समझ गए? तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई जल्दबाजी मत करो, हम बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, खिलवाड़ नहीं। हमें आंसर पे टिक नहीं करना है मेरे बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। इसीलिए तो आप लोग बोलते हो ज्ञानोदय पे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, बोलते हो कि नहीं? चलो अब अगर मेरी बात से तुम सहमत हो, तुम्हें लगता हो कि गुरुदेव ने इस पूरे क्वेश्चन का पीएम कर डाला है, यानी पोस्टमार्टम कर डाला है, तो अब भैया अगले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को लाइक करोगे। क्लास में अभी मैं देख पा रहा हूं लगभग 6500 बच्चे लाइव हैं, और अगर 6500 बच्चे लाइव हैं तो फटाफट से 6500 ही लाइक्स होनी चाहिए 2 मिनट के अंदर। मैं देखूंगा अभी ना, देखते हैं कि भैया आप लोग हमें क्या मानते हो, देखते हैं कि भैया करोगे कि नहीं करोगे। क्या कह रहा है? चूने के पानी से भरी परख नली, यानी एक परख नली है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना बेटा। ये क्या है? एक परख नली है। इस परख नली में क्या भरा हुआ है? इस परख नली में भरा हुआ है चूने का पानी। सर चूने का पानी भरा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, चूने का पानी क्या होता है? अब देखो यही फायदा होता है कि अगर एक टीचर तुमको सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता तो यही फायदा होता है। अगर मैं अभी बायोलॉजी का मास्टर होता तो ये जो रिएक्शन बताने जा रहा हूं बता पाता? नहीं बता पाता। और एक बात दूसरी और सुन लो, एक टीचर को सारे सब्जेक्ट आने भी चाहिए, पता है क्यों? ताकि कोई टीचर जब तुमको छोड़ के चला जाए तो कम से कम वो पढ़ा तो पाए। हाँ, नहीं तो पता चला बच्चा इधर उधर भटक रहा है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, परेशान हो रहा है। तो देखो इसीलिए सारे सब्जेक्ट आना चाहिए। ये क्या दिख रहा? एक परख नली दिख रही, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब क्या बोल रहे हैं? कह रहे चूने का पानी। अब चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए? अब क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जब इसको फूका जाता है, अब अगर मैं इसको फूकूंगा, अब मैं फूकूंगा तो क्या होगा? इसको फूकूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? चूने का पानी जो हो जाता है वो दूधिया हो जाता है। ठीक, चूने का पानी क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि बच्चों इन दोनों से रिएक्शन होने लगती है, सुनते रहिएगा, रिएक्शन होने लगती है, और रिएक्शन के फलस्वरूप एक अवक्षेप बनता है, फिर उसके कारण जो चूने का पानी होता है वो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चूने का पानी किस गैस के कारण दूधिया हो जाता है, तो वहां पर आप CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगाओगे। बोलो क्या समझ में आया? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सवाल। चलो अगले सवाल पे आओ। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि श्वसन के दौरान, यानी जब हम सांस लेते हैं तो गैसों का विनिमय कहाँ होता है? सर विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एक्सचेंज, और हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? विनिमय। सुनते रहिएगा, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। देखो अब अगर हम बात करें एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी सर इसको हम बोल सकते हैं आदान प्रदान। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ये क्या है? आदान प्रदान। हम लोग क्या जानते हैं, जब हम इस तरीके से हमारे मुख के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो आखिरी में कहां तक जाती होगी? क्या सर हम जब सांस लेते हैं तो वो हवा जो होती है हमारे नीचे तक जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या पैर तक जाती है क्या? ऐसा नहीं होता है। सुनिए क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, और फेफड़ों के अंदर पाई जाती है श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। समझ में आई बात? क्या पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है कूपिका। और कूपिका कैसी होती है सर? कूपिका कैसी होती है? ऐसे गोल गोल होती है। इसी कूपिका के ऊपर जाल बना होता है। सर किस चीज का जाल बना होता है इसी कूपिका के ऊपर? इस कूपिका के ऊपर जाल बना होता है कैसा? इस कूपिका के ऊपर जाल बना होता है धमनी का।
और किसका बना होता है, और बना होता है सिरा का। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सर ये जो धमनी और सिरा है इनके अंदर रक्त बहता है, और जब इनके अंदर रक्त बहता है तो ये रक्त क्या करता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ साथ लेके घूमता है। अब इसका मतलब जब हम सांस लेते होंगे तो सर जो ऑक्सीजन होती होगी इसके अंदर जाती होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती होगी वो इसके अंदर जाती होगी, और उसके बाद यहीं पे वायु का आदान प्रदान होता है। समझ गए? तो यहां पर होता है श्वास नली और कंठ में ना, फेफड़ों की कोशिकाओं में कोशिका, और गले में गले और कंठ में। करेक्ट आंसर होगा कि भैया फेफड़ों की कोशिकाओं में। कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा ध्यान से। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर पाई जाती है छोटी छोटी गोल गोल बहुत छोटी छोटी संरचनाएं जिनको कहते हैं कोशिका, और कोशिका के अंदर ही होती है आदान प्रदान। किस चीज का आदान प्रदान होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बोलिए क्या समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से, वेरी गुड। चलो अगला सवाल आ जाओ, देखते क्या हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है संकुचन के दौरान, सर संकुचन क्या होता है ना, अभी आगे पता चलेगा। कह रहा है इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस दिशा में बहने से रोकती है? आप जानते हो कि जब हमारा हार्ट यानी हमारा जो हृदय होता है वो ऐसे 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 करता है, यानी पहले दबता है फिर फूलता है, दबता है फिर फूलता है ना, यानी कि वो ब्लड को पंप करता है। संकुचन का मतलब क्या हो गया? जब हृदय संकुचन करता है तो इसका मतलब क्या करता होगा? रक्त को पंप करता है, दबता है फूलता है ना, यानी कि रक्त को क्या करता है? पंप करता है। और जब वो पंप करता है तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इस प्रकार से अगर मान लीजिए गुरुदेव हमारा मानव हृदय हो जाए, ठीक ऐसे तो होता है मानव हृदय, और उसके बाद इस तरीके से उसकी संरचना होती है, ये लो भैया बन गई। अब यहां पर गुरुदेव क्या होता है? यहां पर लगी होती है कुछ कपाट, जो कि वॉल्व जिनको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्या करते हैं? ऊपर से रक्त को आने तो देती है, यहां पे आ तो जाएगा रक्त, लेकिन जब ये हिस्सा ऐसे दबेगा ना तो ये रक्त को भेजेगा फेफड़े में, इस समय वापस नहीं भेजेगा। बिल्कुल वैसे ही गुरुदेव जैसे हम लोग साइकिल में हवा भर तो लेते हैं लेकिन वो वापस नहीं निकलती, बेस्ट एग्जांपल, हवा भर तो लेते हैं पर वापस नहीं निकलती। बिल्कुल वैसे ही कि गुरुदेव हवा रक्त जाता तो है पर वापस नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हृदय के भीतर क्या कपाट लगे होते हैं, नलियों की मोटी भित्तियां होती हैं, यानी ये मोटी लेयर होती है क्या? ऐसा नहीं होता है। करें अलिंदों की पतली भित्तियां होती हैं, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्या समझ में आया सारे बच्चों को? तुम जो ऑल ऑफ अबव कर रहे हो ना, ऑल ऑफ अबव मतलब उपरोक्त सभी, पढ़ लो लल्ला, नहीं पेपर में नंबर कटी फिर दिक्कत हो जाई। समझ गए? ऐसा नहीं करना है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और उससे पहले एक बार चैट सेक्शन में आग लगाते हैं ज्ञानोदय पर। एक बार चैट सेक्शन में आग लगाते हैं ज्ञानोदय पर। डैश 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 डैश। अब आप पूरा करोगे इसको, आग लगा दो एकदम। कोई बच्चा एकदम शांत नहीं होना चाहिए, सबके अंदर एक आग होनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वृक्कों की निस्यंदक इकाई। सर निस्यंदक का मतलब क्या होता है? निस्यंदक का मतलब होता है फिल्टरेशन यूनिट्स, यानी कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी कि सर रक्त को छानने वाली, समझ रहे हो, रक्त को छानने वाली। ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि बेटा कभी कभी ये बायोलॉजी है, ऐसे शब्द देगा और फिर तुमको दिक्कत होगा। निस्यंदक इकाई का मतलब कि सर फिल्ट्रेशन जो हमारी यूनिट्स होती हैं, यानी रक्त को छानने वाली जो होती हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या बोलते हैं? क्या उनको मूत्र नली बोलते हैं, या मूत्र मार्ग बोलते हैं, या न्यूरॉन बोलते हैं, या नेफ्रॉन बोलते हैं? देखो अब ये जो न्यूरॉन होता है ना, इसका संबंध जो है ना वो हृदय से है, इसका संबंध हृदय से है, तो ये ऑप्शन पहले से काट दो। अब बचता है मूत्र नली, मूत्र मार्ग और नेफ्रॉन। मूत्र नली में मूत्र जाकर के बाहर निकल, मतलब मूत्राशय में जाता है ना, ऐसे होता है ना, यहाँ पे होती है 2 किडनियां, फिर इनसे निकली होती है मूत्र नलियां ऐसे, फिर यहाँ मूत्राशय होता है ना। तो सर हम इस बात को समझ गए, मूत्र नली और मूत्र मार्ग नहीं होगा। ठीक सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक प्रकार का अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों तुम्हारे लिए ज्यादा दिक्कत है, वृक्काणु लिख करके आएगा, ये बात तुम लिख कर रख लो। ठीक, तो सर हम याद रखेंगे कि सर निस्यंदक इकाई यानी बात करेंगे वृक्काणु की, बहुत सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक, दूसरी चीज सुनिए, इन वृक्काणु के अंदर कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे इसके अंदर पाया जाता है बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, वो क्या काम करता है? रक्त को छानने का काम करता है, और रक्त के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, लाइक यूरिया हो गया जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, है ना, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो सब छान करके मूत्र जो है मूत्राशय की तरफ भेज देता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया?
एक बार फटाफट से बताओ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो हमको कहां से प्राप्त होती है। अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया मेरी बातों को ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि यहां से हमारे बोर्ड के पेपर में 4 सवाल बनेंगे। पहली चीज, प्रकाश संश्लेषण अंग्रेजी भाषा में फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। क्या होता है इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है वो दोनों अभिक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की उपस्थिति में, और साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बनाते हैं ग्लूकोज, यानी C6H12O6, और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बनाते हैं साथ में H2O। ठीक, रिएक्शन बैलेंस नहीं है वो आप बैलेंस कर लीजिएगा, या मैं कहो तो कर दूं, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो, तो 6 कार्बन हो गए। या हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे तुम 12 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे तुम 6 लगा दो, और यहाँ पर भी तुम इतना हो गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन होना चाहिए, इसको हटा दो और यहाँ पर तुम 6 लगा दो। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, 6 कार्बन 12 दूना 24 हाइड्रोजन, सर 12 हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन 24 हो गए। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 12 24, यहाँ पे देखो 6 12 और ये हो गया हमारे पास 12, तो सर बराबर हो गया 24। पूरी रिएक्शन हो गई। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें अपचयन होता है, तो ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि देखो अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है। फिर जो ये जल के अणु होते हैं, यहीं से हमको ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं, यानी हमें यहीं से क्या मिलता है कि जो जल होता है वो ऑक्सीजन के अणु देता है ना, यानी यहीं से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं। सुनते रहिएगा, नहीं तो बोर्ड के पेपर में गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ये बात याद रखना। फिर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें रासायनिक ऊर्जा देता है, तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो आकर के इस ग्लूकोज के अंदर आपके स्टोर हो जाती है। फिर जो भी इसको खाता है, यानी पेड़ पौधों को खाएगा, उसको वो एनर्जी मिल जाएगी। यानी गुरुदेव 4 स्टेप होते हैं हमारे पास। पहला कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, दूसरा कि जल के अणु ऑक्सीजन में बदलेंगे, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन होगा, ग्लूकोज कहो या कार्बोहाइड्रेट बोलो, एक ही बात है। फिर उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश होगा वो रासायनिक ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। 4 स्टेप होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो चुका है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन हमको जल से प्राप्त होती है। सर जल वाले कितने बच्चे थे, 42। कितनी गलत बात है ना, बताओ। 6000 बच्चे से ज्यादा बच्चे इस क्लास में लाइव हैं और 42% बच्चों का आंसर करेक्ट है, यानी लगभग 2500 के आसपास। तो बच्चों ये सोच करके देखो कि बोर्ड के एग्जाम में जो बच्चे होंगे वो ये सवाल गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी से हमारे पास पढ़ के जा रहे हैं। कह रहे उस घटना का चयन करके बता दो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होती है। अब बताओ, एक बार अगर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तो अब ये सवाल कितना आसान बन गया, कितना आसान सवाल बन गया, बताओ। अब गलत मत करना, इस पे मुझे 80% से ज्यादा उत्तर सही चाहिए। देखो जरा नीचे देखो, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। फिर देखो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, ना कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन नहीं होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो जो है वो क्या होता है, अपचयन होता है, तब वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी कि दिस स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, ये गलत होना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, शुड बी राइट। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, शुड बी राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। 56% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं और मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लेना। पता है आपसे ये आंसर गलत क्यों होते हैं? बताऊं मैं आपको, मानोगे मेरी बात? आपसे ये आंसर इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप बिना प्रश्न को पढ़े जल्दबाजी में गलत करते हो। आपकी ट्रेन कहां तक छूट रही थी? कहां तक छूट रही थी आपकी ट्रेन? क्या जल्दबाजी है आपको आंसर करने की? आप अगर यही गलती अभी करोगे तो बोर्ड के पेपर में तो फिर पक्का करोगे। आपको लगेगा मेरा टाइम जा रहा है, मैं अभी फटाफट कर देता हूं, और जब उससे क्वेश्चन के आंसर गलत होने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और मेरे बच्चे, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आंसर करने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि हमारा जो है आंसर क्या होना चाहिए, ताकि हम गलत पेपर में ना करके आए।
ठीक, समझ गए। अब बाकी तुम्हारी इच्छा बेटा, ध्यान से अब पढ़ के आंसर करना। चलो भाई अगले सवाल पे आओ। कह रहे पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन है। अब पाचन क्षेत्र कहां से कहां तक होता है ये बात तो हमको पता होनी चाहिए। तो पाचन क्षेत्र होता है बच्चों मुख से लेकर के कहां तक, छोटी आंत तक, है ना। बड़ी आंत तक नहीं, क्योंकि बड़ी आंत में तो पाचन नहीं होता। तो मुख से लेकर के छोटी आंत तक पाचन होता है। अब हमसे पूछा है कि पहला जो मिलने वाला एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। सुनिए, ये जो ट्रिपेप्सिन और ट्रिप्सिन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों हमारे एंजाइम तो हैं, पर ये दोनों कहां पर होते हैं, ये दोनों अमाशय में होते हैं। ठीक, और हमें पहले ही हमारे पास अमाशय नहीं होता, अमाशय तो यहां है, समझ गए। तो गुरुदेव अमाशय नहीं होगा। सेलुलोज कोई भी हमारा पाचक एंजाइम नहीं होता, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ये सेलुलोज हरी घास में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गुरुदेव ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज। ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का लार एंजाइम होता है। ये एक प्रकार का लार एंजाइम होता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। ये एक प्रकार का लार एंजाइम होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर लार एंजाइम दिया है? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर 10वें वाले क्वेश्चन में जो है वो आप ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है। तो बेटा जल के अणुओं से ही हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल हमारे पास इस तरीके से, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो न्यू पैटर्न आया है, यानी जो हमारा न्यू पैटर्न आया है, उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सवाल है। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई पहली बार प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये प्रश्न 2024 के पेपर का है। ये प्रश्न 2024 के पेपर का है, यानी पहले भी ऐसे पेपर में प्रश्न आते थे। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जिनमें से पहले ये देख करके पता चल रहा है कि इसमें 2 सही है 2 गलत है। ठीक, देखो कह रहे पाइरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसको समझने के लिए पहले मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। फिर वो पाइरुवेट जो होता है 3 स्टेप में डिवाइड होता है, और जब पहला स्टेप होता है कि वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, किसकी उपस्थिति में? ईस्ट की उपस्थिति में। और इस क्रिया को हम किण्वन बोलते हैं। ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक, अगला देखो, वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, वायवीय जीवाणुओं में नहीं होता है, अवायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। किण्वन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। सर यहां पर ये वाला स्टेटमेंट हमें गलत दिख गया। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन नहीं होता, और किण्वन तो ये एक अवायवीय प्रोसेस है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन होता है वो वायवीय होता है। ठीक, तो गुरुदेव ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। फिर कह रहे हैं किण्वन अवायवीय श्वसन का एक रूप है। यस, किण्वन एक अवायवीय श्वसन का रूप है। तो सर ऑप्शन नंबर पहला और चौथा सही है। तो सर पहला और चौथा हमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इसका मतलब द सी ऑप्शन शुड बी राइट। और सी वाले 61% है। देखा, आपने इस बार पढ़ करके आंसर किया, इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या हुआ? करेक्ट हुआ। समझ गए? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर गलती से दूसरा ऑप्शन क्लिक कर दिया है, कोई बात नहीं। बोर्ड के पेपर में आपको ध्यान रखना है चीजों का। ठीक, बोर्ड के पेपर में गलती नहीं करनी है। चलो मैं आगे अगले क्वेश्चन पर चलूं। वेरी गुड, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल देखो, कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो देखो ध्यान से समझना। ऑक्सीजन की कमी से जब क्रिकेट के खिलाड़ियों में खिंचाव उत्पन्न होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर एक क्या होता है? श्वसन होता है। और वो श्वसन कौन सा होता है? वो श्वसन होता है अवायवीय। सुनते रहिएगा, अवायवीय श्वसन का हिस्सा है। और ये तब होता है जब ये जो पाइरुवेट होता है, ये जो पाइरुवेट होता है ये किसमें बदलता है? ये बदलता है लैक्टिक अम्ल में। नोट करिएगा, लैक्टिक एसिड की वजह से जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा विराट कोहली को क्रैम्प्स आ गए, यानी क्रैम्प आने का मतलब है कि भैया वो उनके पैर में खिंचाव आया होगा। तो कह रहे पाइरुवेट का इथेनॉल में बदलने के कारण नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। पाइरुवेट के ग्लूकोज में नहीं, ग्लूकोज का पाइरुवेट में नहीं, पाइरुवेट जब बदलता है लैक्टिक एसिड में तब ऐसा होता है। चलो अब एक सवाल पूछो, आपसे जवाब दोगे? जल्दी मुझे बताओ, पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? अगर ये जवाब दे दिया आपने, मैं जान जाऊंगा आप हमारे छात्र हो, आप रेगुलर हमें फॉलो करते हो। पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? जल्दी से बताइएगा कि पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? जल्दी से बताओ।
पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे, फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ। अरे वाह, अरे वाह, मैं तो बता भी नहीं पाया, लिख भी नहीं पाया पूरा, और बच्चे एक तरफ से 3 लिखने लगे। वाह क्या बात है, ये है हमारे रेगुलर वाले बच्चे। पाइरुवेट में जो होते हैं, याद रखिएगा 3 कार्बन होते हैं, नोट कर लीजिए इस बात को। अब अगला सवाल है कि सर ये जो लैक्टिक अम्ल होता है इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें कितने कार्बन होते हैं? तो ये याद रखिएगा लैक्टिक एसिड में भी 3 ही कार्बन होते हैं, पाइरुवेट में भी और लैक्टिक एसिड में भी, है ना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आओ, क्योंकि एक सवाल बनता है ना कि ग्लूकोज टूटकर पाइरुवेट बनाता है, उसके कितने अणु बनाएगा? तो ग्लूकोज टूट करके पाइरुवेट के 2 अणु बनाता है, क्योंकि उसके पास 6 होते हैं और 3-3 का जोड़ा बना देता है। समझ गए? चलो देखो, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुन करके बताओ क्या होगा। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग आप चुन करके बताओ। चलिए जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कि आप इसका आंसर बता पाओगे या नहीं, देखते हैं कि आप इसका आंसर बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। देखते हैं भाई, देखते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है ना? देखते हैं भाई, आप इसका आंसर बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है वृक्क, फिर क्या होता है? फिर होती है हमारे पास ये मूत्र वाहिनी, है ना? ये मूत्र वाहिनी होती है। फिर क्या होता है? फिर यहां होता है मूत्राशय, है ना? फिर क्या होता है हमारे पास? मूत्राशय। और यहां पर क्या होता है? मूत्र मार्ग। और ये जो मूत्र वाहिनी होती है ना, इसको हम लोग मूत्र नली के नाम से भी जानते हैं, ठीक? इसको हम लोग मूत्र नली के नाम से भी जानते हैं। तो गुरुदेव हम समझ गए कि सर करेक्ट आंसर क्या होगा, कि भैया हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग, ये चौथा ऑप्शन नहीं, ये गलत, ठीक? फिर देखो, मूत्र पहले वृक्क है, फिर उसके बाद मूत्र नलिका है, फिर मूत्राशय है, फिर हमारे पास मूत्र मार्ग है। तो गुरुदेव ये वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। वृक्क के बाद सीधे मूत्राशय नहीं आता है, ये वाला गलत, ठीक? सर वृक्क के बाद सीधे मूत्र नली नहीं आती है, सर ये वाला भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला भी आंसर हमारा, वृक्क के बाद मूत्र नली तो आएगी पर मूत्र मार्ग जो है पहले नहीं आएगा, ठीक? तो सर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितने % बच्चों ने किया है? 60%। अब एक बात बताइए कि ये ऑप्शन गलत क्यों हो रहे हैं? 40% वालों, 40% वालों गलत क्यों हो रहे हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, चलिए भाई आगे देखिए क्या करते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। अगला सवाल देखो, अब ये सवाल कौन से चैप्टर का है गुरुदेव? नियंत्रण और समन्वय, है ना? जल्दी बताइए क्या करें। ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कब पूछा गया सवाल? 2024 में ये सवाल आया हुआ है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कह रहे हैं कि रसग्राही अंग जो होते हैं वो स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही अंग जो होते हैं वो गंध का पता लगाते हैं। बताओ भाई कितने प्रकार के ग्राही हमने पढ़े हैं? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के पढ़े हैं, और 5 प्रकार के अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगा। पहले आप आराम से पढ़ करके जवाब देना, कोई जल्दबाजी मत करना। रसग्राही कहाँ होते हैं? जीभ में। क्या करते हैं गुरुदेव? वो स्वाद का पता लगाते हैं, हाँ वो स्वाद का पता लगाएंगे। घ्राणग्राही सर ये कहाँ होते हैं? नाक में। सर ये क्या करेंगे? सर ये क्या गंध का पता लगाएंगे? यस, यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों अंग जो होते हैं वो गंध का पता लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। श्रवण और घ्राणग्राही दोनों ही अंग जो है वो स्वाद का नहीं, घ्राणग्राही तो सर गंध का पता लगाते हैं, स्वाद का पता तो रसग्राही लगाते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, क्योंकि घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता नहीं लगाते। तो गुरुदेव हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सर एक साथ सारे बता दो, है ना? सर एक साथ अब सारे बता दो, क्या यहां तक जल्दी से बताऊं? ठीक सर, एक साथ सारे बता दो। ये देखो 5 के 5 मैंने लिख दिए आपके लिए कि सर जो आंख होता है उसमें पाया जाता है प्रकाशग्राही, उसका काम होता है देखने के लिए। सर कान, उसमें पाया जाएगा ध्वनिग्राही, सर उसका काम होगा ध्वनि का पता लगाना। जीभ से सर रस का पता चलता है, यानी कि सर स्वाद का पता चलता है, नाम में ही देखो छुपा हुआ है। ठीक सर, नाक से सर घ्राणग्राही यानी ये गंध का पता लगाएंगे। और सर त्वचा में होती है उष्माग्राही, सर ये सर्दी और गर्मी का पता लगाएंगे। तो ये 5 प्रकार के ग्राहियों को स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से जो है वो आप करेक्ट आंसर करके आइएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर एक बच्चे क्या लिख रहा है 2000 वाला, देखो जरा ध्यान से। अब अगला क्या है सवाल हमारे पास? अगला कह रहा है कि न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहां से आरंभ होकर कहां तक जाता है। अब देखो ये सवाल जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, ये सवाल 2020 और 2024 में आया हुआ है। अब ऐसा सवाल जब लिख करके आया तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। सर उनको इसलिए प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि उनको अभी तक केवल हिंदी में चीजें जो है तैयार है, पर ये जो शब्द लिखे हैं वो अंग्रेजी में है। अब बच्चा फंसेगा कि नहीं फंसेगा बताओ, है ना? बच्चा फंसेगा कि नहीं फंसेगा? बिल्कुल फंसेगा। चलो देखो जरा ध्यान से समझो। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या मैं बनाने जा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करो। सर ये क्या बना रहे हो आप? सर ये क्या बना रहे हो? ये क्या बना रहे हो? ये हम बना रहे हैं यहां पर एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका। क्या बना रहे हैं? एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका बना रहे हैं। ऐसी तो होती है तंत्रिका कोशिका, ऐसे है ना, ऐसी तो होती है तंत्रिका कोशिका।
या भैया बायोलॉजी के डायग्राम खेल है इधर देखो। ठीक, अब इसमें बीच में क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक होता है, सुनते रहिएगा तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले बीच में क्या होता है, केंद्रक। नोट करिएगा, अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक सर, ये जो निकली हुई संरचनाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है द्रुमिका। द्रुमिका तो कहते हैं लेकिन इनका अंग्रेजी भाषा में इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। तो सर यहीं से देखो हमारे बोर्ड के एग्जाम में सवाल बन गया, इन्हीं को कहते हैं डेंड्राइट। सर यहां से हमारा एक सवाल कंफर्म है। ठीक सर, डेंड्राइट। अब उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर एक भरा हुआ पदार्थ जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में साइटोन और हिंदी भाषा में कोशिका काय। ठीक सर, कोशिका काय जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं साइटोन। ठीक, ये क्या होता है, साइटोन। ठीक है सर, समझ गए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अब हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाच, इसको बोलते हैं तंत्रिकाच। ठीक है, तंत्रिकाच, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी भाषा में एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो सर ये हमारे पास एक्सॉन आ गया। ठीक है, समझ गए सर। अब ये आता है हमारे पास यहाँ पर एक्सॉन का छोर। ठीक, ये आता है एक्सॉन छोर। तो सर ये हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाच का अंतिम सिरा, तंत्रिकाच का अंतिम सिरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिकाच का अंतिम सिरा। तो गुरुदेव हम इन बातों को बढ़िया तरीके से समझ गए हैं कि पहले जो सिग्नल आता है वो द्रुविका में आता है, फिर उसके बाद कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाच की तरफ से जाते हुए सर तंत्रिकाच के अंतिम सिरे में चला जाता है। अब देखो शुरुआत कोशिका काय से कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत, यहाँ एक्सॉन छोर से कर रहे हैं बिल्कुल गलत। शुरुआत होती है डेंड्राइट से। अब डेंड्राइट के बाद सीधे एक्सॉन में सिग्नल नहीं जाते, उसके बाद सिग्नल जाएंगे कहां पर, कोशिका काय में, कोशिका काय से फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन छोर में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, और जो ये सिग्नल चलते हैं वो विद्युत आवेग के रूप में चलते हैं, अंग्रेजी भाषा में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, गलत नहीं करोगे ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, बढ़िया से समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। सर अंशिका छोड़कर चली गई, मेरा दुख समझो ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा दुख है आपको। फिर दुख पता है, ये दुख कम है बेटा, ये दुख बढ़ तब जाएगा जब बोर्ड के एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा और उसमें लिखा होगा कि 600 में से तुम्हारा जो नंबर आया है वो कितना आया है, 33%। ठीक है, 33% नंबर आया, परसेंटेज तुम लोग निकाल लेना, कितना आया भैया, 33% आया भैया, मतलब नंबर तुम निकाल लेना। अब ये दुख बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ गए? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर? चलो अगले सवाल पे चलो। वेरी गुड, चलो इसका जवाब दे दो। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? फटाफट से बताओगे जल्दी से। ये जो सर ए डॉट डॉट करके एक आईडी आती है ना, तो 24 घंटे के लिए म्यूट कर दो सर। चलो देखो अब क्या लिखा हमारे पास, ये लिखा है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जरा ध्यान से हमारी बात को समझना बेटा, ठीक, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। ठीक, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो कि आयोडीन किस हार्मोन के लिए, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सर आयोडीन क्या होता है, सर आयोडीन क्या होता है और ये किस हार्मोन को संश्लेषण यानी किस हार्मोन के बनाने के लिए क्या है जरूरी है। अब इसमें से हमारे पास 4 प्रकार के हार्मोन दिए हैं। एक दिया गया है हमारे पास इंसुलिन, फिर दिया गया है ऑक्सिन, फिर दिया गया है थायरॉक्सिन, फिर दिया है एड्रेनलिन। अब एक जानकारी होनी चाहिए कि सर यहाँ पर जो ये वाला हार्मोन है, जो ये वाला हार्मोन है और जो ये वाले हार्मोन है, ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो कि हमारे कैसे हार्मोन है सर, ये जंतु हार्मोन है। पहले समझ लो ताकि चीजें बच्चों एकदम क्लियर रहे। ठीक, ये हमारे जंतु हार्मोन है। जबकि गुरुदेव ये जो हमारे पास ऑक्सिन है, ये जो ऑक्सिन है सर, ये हमारे पास पादप हार्मोन है। ये जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। ठीक है सर, ये हम अच्छे से क्लियर कर लिए। अब दूसरी चीज आती है गुरुदेव कि सर इसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके संश्लेषण के लिए हमें जो है आयोडीन की जरूरत पड़ती है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे बनता है, इसको बनाता है कौन है, इसको बनाता है हमारी थायराइड ग्रंथि। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये थायराइड ग्रंथि है वहां थायराइड लिख करके हो सकता ना आए, वहां पर लिख करके आ जाए अवटू। अब ये अवटू शब्द सुनते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगा ये क्या हो गया। ठीक, तो सर ये हमारे पास क्या हो गया, अवटू ग्रंथि। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये क्या बनाती है, ये बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या बनाती है, ये बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, ये क्या बनाती है, ये बनाती है बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, तो सर ये आ गई हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर है गुरुदेव, यहां तक हम लोग समझ गए। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक, आयोडीन चाहिए। अगर सोचो कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए है ना, अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी से क्या हो जाता है, कमी से हो जाता है घेंघा रोग।
क्या हो जाता है? घेंघा रोग। तो ऐसी बातें अच्छे से नोट कर लेना, अन्यथा दिक्कत होगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर 17 नंबर समझ में नहीं आया, भाई चित्र आपको तैयार करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो अभी जो मैंने बोला ना कि सर ए डॉट डॉट करके कोई आईडी आती है, बच्चों 5-6 दिन हो चुका है, मैं संडे से के पहले से इस चीज को देख रहा था। एक बच्चा क्लास में आता है, उसको पढ़ना नहीं होता है और वो केवल आकर के पूरी क्लास में केवल पूरी क्लास का माहौल बदलता रहता है, कुछ भी लिखता रहता है, कुछ भी लिखता रहता है। अब हम लोग ना इन सब चीजों को देखते तो हैं। अब कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। और जब आप ही ऐसी चीजें करते हो तो फिर उससे ना टीचर का मनोबल टूट जाता है ना। आशुतोष सर की क्लास भी उस दिन हो रही थी, उसमें भी दिव्यांशी मैम की क्लास हो रही थी, उसमें भी। तो जो ए डॉट डॉट करके अभी मैंने नाम नहीं बोला है, आप समझ गए होंगे, जो भी बच्चा है, अब आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक ना। फिर आप बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर ऐसे हम लोगों को फिर दिक्कत होती है, हम लोग को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बता दो, क्लियर? अगले सवाल पे चलें। चलो भाई, अब एक बार फायर इमोजी हो जानी चाहिए। अगले सवाल पे जाने से पहले एक बार फायर इमोजी हो जानी चाहिए। देखते कि भैया कितना दम है आपके अंदर, कितनी आपके अंदर आग है। और फायर के साथ साथ वीडियो को फटाफट से लाइक भी करोगे तभी मजा आएगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा हमसे बोली गई है, बताओ कौन सी है? ऊर्जा मुद्रा का मतलब होता है सर कि करेंसी ऑफ सेल, राइट? करेंसी ऑफ सेल पूछा गया है। तो सर ऊर्जा की मुद्रा यानी कि सर जो हमारी बॉडी में ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? जो सेल के अंदर एनर्जी होती है उसको कैसे मेजर करेंगे? जैसे उष्मा को मेजर किया जाता है कैलोरी में, है ना, जानते हो सारे बच्चे। ऊर्जा और कोई होगी तो उसको मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है जूल में। तो सर आप मुझे बताओ कि कोशिकीय प्रक्रम में यानी कोशिका में जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है? क्या वो पाइरुवेट होती है? नहीं, पाइरुवेट तो ग्लूकोज के बाद बनता है ना सर। ये गलत आंसर हो जाएगा। क्या वो ग्लूकोज होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या सर माइटोकॉन्ड्रिया होगा? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका के अंदर पाया जाता है जहां पे ऊर्जा बनती है, यानी सर ये पावर हाउस है सर, है ना। तो सर हम समझ गए करेक्ट आंसर क्या होगा? एटीपी। एटीपी का मतलब होता है, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक। अगला सवाल देखो, पित्त रस का स्राव कहां पर होता है? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं इस सवाल का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। तो 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 ऐसा कोई भी वर्ष नहीं होता कि जब इस वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता हो। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है कि जब इससे रिलेटेड सवाल आपके पेपर में ना आता हो। जल्दी बताओ, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। सर गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, देखो जरा गलती से मिस्टेक हो गई है तो सर पित्तरस का स्राव होता है सर अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा या फिर पित्ताशय के द्वारा? फटाफट से बताओ सर। ए वाले कितने बच्चे? ए वाले कितने? 23। अब जितने बच्चे ए वाले हैं वो सब समझ जाएं कि इसका करेक्ट आंसर ए नहीं होगा। यहां पर पित्तरस जो है वो एकत्रित होता है, समझ गए? यहां पर जो होता है वो पित्तरस क्या होता है? एकत्रित होता है, यानी यहीं पर संग्रहित होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगी, यहीं पर वो स्टोर होता है, ठीक। यानी पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में आकर के एकत्रित यानी कि स्टोर होता है। ये निकलता कहां से है, बनता कहां से? तो भैया ये लीवर यानी कि यकृत के द्वारा बनता है सर। अग्नाशय नहीं होगा, अमाशय नहीं होगा, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलो सर घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं कि पढ़ करके क्या होगा। बहुत अच्छा, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं। हमारे घर वाले होते तो कूट के लाठी चला देते हैं। देखो पराग कोष में होते हैं सर। पहली बात तो ये बताओ कि पराग कोष क्या है ना। आप जल्दी से बताओ कि सर पराग कोष क्या है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि जो फूल होता है यानी कि जो गुरुदेव जो पुष्प होता है उस पुष्प में आप लोग बहुत अच्छे जानते हो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर होता है ये पराग कोष, है ना। तो सर इस पराग कोष के अंदर क्या होते हैं? इस पराग कोष के अंदर होता है नरयुग्मक। इसके अंदर होता है नरयुग्मक। सर नरयुग्मक तो ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ सर हम क्या करें? तो भैया जो पुष्प होते हैं इनमें जो नरयुग्मक होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है परागकण, ठीक। और जब ये परागकण यहां से निकल करके इस वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसको बोलते हैं परागण। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। और फिर वो यहां से होते हुए यहां अंडाशय के पास अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? फिर होता है निषेचन। अभी आगे हम लोग इस पूरे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर हमारे पास समझ में आ गया कि परागकोश में क्या होते हैं। क्या अंडाशय होता है? ना। क्या बीजांड होता है? ना। क्या बाह्यदल होता है? ना। इसके अंदर होता है परागकण। अब सर ये बताओ बाह्यदल क्या होता है? बाह्यदल यहां पर इस तरीके से क्या होती हैं, कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे संरचनाएं होती हैं जो पत्तियां निकली होती है हरी हरी, उनको हम लोग बाह्यदल बोलते हैं। तो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? गुड, बहुत बढ़िया। तो सर करेक्ट आंसर परागकण। पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। अब ये सवाल 2023 के बोर्ड पेपर का है और ये पूछा गया प्रश्न है, जरा जवाब दो क्या होगा।
क्या होगा? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी। जल्दी से बताइएगा क्या सवाल इसका आंसर होगा। पत्तियों पर कलिका विकसित होती है ना? तो गुरुदेव सबसे पहले ये बताओ कि ब्रायोफिलम क्या होता है ना? ब्रायोफिलम आपने आसपास अपने एक पत्ता देखा होगा जिस पत्ते से कुछ छोटी छोटी सी कलिकाएं जैसी निकलती हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है, वो ब्रायोफिलम होता है। दूसरी चीज सर, आलू। आलू क्या होता है? आलू तो एक प्रकार का तना है, आलू एक प्रकार का जड़ नहीं है, आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। और अगर हम बात करें पुदीने की, तो सर पुदीने में जो कलिकाएं होती हैं वो भी तने में ही निकलती हैं। समझ में आ रही बात? तो वो तने में निकलती है। पुदीने की पत्तियों से कभी भी आपने किसी दूसरे पुदीने के पौधे को तैयार होते हुए नहीं देखा होगा। तो सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रायोफिलम। और ब्रायोफिलम में क्या होता है, किस प्रकार से होता है गुरुदेव, क्या एक बार थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं, देखो जरा ध्यान से। ऐसे, ठीक, ये क्या हो गई? पत्ती। ठीक, अब इस पत्ती पे ना छोटी छोटी सी यहाँ पर क्या निकलती हैं? ऐसे छोटी छोटी सी कलिकाएं निकलती हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कलिका, इसी को बोलते हैं कलिका। और इसी से क्या होता है, जैसे इसको मिट्टी मिलेगी नीचे और ये तुरंत क्या करेगा? एक दूसरा पौधा तैयार कर देगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहाँ तक जल्दी जल्दी से बोलो, सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि सर एक लिंगी फूल का उदाहरण है। अब मुझे ये बताओ कि सर एक लिंगी फूल क्या होता है ना? सर एक लिंगी फूल क्या होता है? चलो इसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। और यहीं से मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, देखते हैं कि आप बता पाओगे कि नहीं, देखते हैं कि आप बता पाओगे कि नहीं। पहले ये मुझे बताओ कि एक लिंगी फूल क्या होता है। पहले ये मुझे बताओ एक लिंगी फूल क्या होता है। एक लिंगी फूल ऐसा फूल होता है जिसपे केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है, या तो फिर नर जनन तंत्र होगा या तो मादा जनन तंत्र होगा। समझ गए? यानी कि सर हम समझ गए एक लिंगी फूल का मतलब है कि सर उसके पास एक ही क्या होगा? जनन तंत्र होगा, या तो वो नर होगा और या तो फिर वो मादा होगा। ठीक, समझ गए? क्लियर हो गया गुरुदेव? चलो भाई बढ़िया से समझ में आ गया। जो एक लिंगी जनन तंत्र होता है ना, उसके अंदर अगर कभी भी निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उसके अंदर किसी दूसरे पौधे से एक जो होगा परागकण निकल करके तब उस पौधे पे आएगा। नहीं बात सर समझ में आई? हमको नहीं आई तो मैं समझाता हूं। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक हमारे पास ये पौधा है। ध्यान से समझोगे ना तो मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये पौधा है एक। ठीक, ध्यान से समझो। मान लो बेटा ये हमारे पास एक पौधा है। अब इस पौधे के, ये पौधा कैसा है? पुष्प वाला है। ठीक, और ये दूसरा पौधा है। तो गुरुदेव अगर ये दोनों पौधे एक लिंगी हैं तो इसका मतलब या तो इसके पास नर जनन तंत्र होगा या तो मादा। तो मान लीजिए इसके पास मादा है और ये नर है, तो सर ये नर वाला जो होगा वो वहां से निकल करके क्या परागकण निकल करके तब इसके पास आएगा। तो सर याद रखिएगा कि जो एक लिंगी फूल होते हैं वो उनमें केवल और केवल क्या पाया जाता है? पर परागण। लेकिन जो द्विलिंगी होते हैं उनमें पर परागण और स्वपरागण दोनों पाया जाता है। तो ये सवाल भी बन सकता है कि सर जो एक लिंगी फूल होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से निषेचन होता है? तो याद रखिएगा इनमें पर परागण के माध्यम से होता है। और पर परागण का मतलब होता क्या है कि सर किसी दूसरे फूल से जो परागकण है वो निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आएगा। ठीक, क्योंकि इसके पास तो था ही नहीं नर युग्मक। ठीक, तो गुरुदेव हम समझ गए कि इनमें से चार में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सरसों का फूल इसके पास दोनों होते हैं, आम का फूल इसके पास भी दोनों होते हैं, गुलाब का फूल इसके पास भी। याद रखो पपीते का फूल याद रहेगा आपको, पपीता याद रखो, तरबूज याद रखो, पपीता याद रखो, तरबूज याद रखो। ये दो नाम आप याद रखो, ये दोनों जो है वो एक लिंगी हैं। यहीं से बोर्ड के पेपर में सवाल बनेगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दूं। वेरी गुड। सर फलाने आपके बारे में बोल रहे थे, कोई बात नहीं, तुम चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, तुम चुपचाप पढ़ाई करो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब क्या होता है? सर सामान्य रक्तदाब का मतलब क्या होता है? सामान्य रक्तदाब का मतलब होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, है ना। रक्तदाब का मतलब क्या? बीपी। तो सर नॉर्मल यानी कि सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? ठीक, चलो जल्दी से बताओ सर, क्या 125 से 115, 135 से 100 या 120, 80 या 140 या फिर 80? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, जल्दी से। यस, आने लगे हैं बच्चों के आंसर और करेक्ट आंसर हमारे बच्चे दे रहे हैं 120 से 180। याद रखिएगा जो ब्लड प्रेशर होता है ना नॉर्मल व्यक्ति का वो 120 से 80। अगर ये 140 80 हो जाएगा तो ये ब्लड प्रेशर यानी बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? बीपी बढ़ रहा है। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है। चलो अगले पे आ जाओ। अगला है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक, अब सुनिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के लिख के रख लो कि 2026 में यह प्रश्न बोर्ड पेपर में आएगा। सुन लीजिएगा, 2026 में यह प्रश्न बोर्ड पेपर में आएगा। और अगर यह प्रश्न बोर्ड के पेपर में
सातों सेटों में से किसी भी सेट में ना बना, मैं उसी वर्ष उसी समय से पढ़ाना छोड़ दूंगा। मास्टर ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि ये प्रश्न कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये बोर्ड के पेपर में ना आया हो। ठीक, तो ये सवाल बोर्ड, ठीक, बकरी को गाय खा लेगी? बिल्कुल भी नहीं। घास को सर मछली खा सकती है, लेकिन सर मछली को बकरी खा लेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, तो सर आहार श्रृंखला यानी फूड चेन जो बनेगी वो क्या बनेगी? सर घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। तो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो है हमारे 83% बच्चे हैं। वेरी गुड। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है कि सर हाइड्रा में प्रजनन होता है ना सर कायिक प्रवर्धन के द्वारा। कायिक प्रवर्धन, सर कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि किस उसके मतलब जो है उसके ऊपर एक कलिका विकसित होगी। ठीक, तो सर ये वाला नहीं होना चाहिए। सर क्या खंडन के द्वारा? खंडन का मतलब होता है खंडों में टूटना, ये विखंडन का एक हिस्सा होता है। ठीक सर, उसके बाद क्या मुकुलन के द्वारा? हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? मुकुलन। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे होता है, क्या आप हमें थोड़ा सा समझा सकते हैं? चलिए देखिए जरा ध्यान से। अगर आप हाइड्रा देखोगे तो हाइड्रा कुछ ऐसा बना होता है। ठीक, कुछ ऐसा बना होता है हाइड्रा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, कुछ ऐसा बना होता है। विवेक सर बुला लीजिए किसी को। तो ऐसा बना होता है हमारे पास हाइड्रा। ठीक, ऐसा हाइड्रा होता है। इस हाइड्रा के उपास यहां पर एक दूसरा हाइड्रा ऐसे जन्म लेता है, ऐसे। ठीक, और इस तरीके से निकलता है। इसको बोलते हैं मातृ कोशिका, इसको बोलते हैं हम लोग संतति। समझ गए? यहीं से ये निकलता है। इसी को बोला क्या जाता है? इसी को बोला जाता है मुकुल। इसी को बोला जाता है मुकुल। और ये जो मुकुल होता है ये एक हाइड्रा के ऊपर उभार उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए अभी दूसरे सीएम सर को मुझे पैदा करना है, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, मेरे शरीर से एक उभार उत्पन्न होगा, दूसरे सीएम सर पैदा हो जाएंगे, है ना? तो सर ये क्या हो जाता है? मुकुलन कहलाता है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड। चलो भाई, तो सर अगला आंसर क्या होगा? अगला हमारे पास है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया। चलो भाई फटाफट से नोट करना, क्योंकि एक सवाल नहीं, इससे आएगा 6 प्रश्न। ठीक, नोट करके रख लो। एक सवाल नहीं बल्कि इससे 6 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 2026 में आएगा ये ऐसा प्रश्न, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, हम ये प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ग्लूकोज, अब ये जो ग्लूकोज होता है ये किसमें टूटता है? ये टूटता है पाइरुवेट में। ठीक, ये किसमें टूटता है? पाइरुवेट में। ये क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। ये क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। अब ये जो पाइरुवेट होता है ये 3 स्टेप में सर, 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है सर? यहां बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस बनता है सर हमारे पास, सर बनता है C2H5OH यानी कि सर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनता है? ऊर्जा। ठीक सर, इसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। नोट कर लो, ये बनता है लैक्टिक अम्ल, ये नोट कर लेना कहीं पर। और फिर उसके बाद क्या होता है? बनती है ऊर्जा। ठीक है सर। सर फिर उसके बाद आता है हमारे पास, बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनता है जल, और फिर बनता है कुछ ऊर्जा। तीसरा जो केस है, ये वाला जो केस होता है ये वायवीय है। ठीक, ये वाला जो है वो अवायवीय है ना, और ये वाला जो है ये भी अवायवीय है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। सुनते रहिएगा बच्चों। ठीक, अब दूसरी चीज सर, ये वाला जो होता है, ये वाला जो केस है ये आप देख रहे हो, ये होता है ईस्ट में, ईस्ट की उपस्थिति में। ये जो होता है वो सर होता है पेशी में, है ना सर। ये वाला जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई एक बार नोट कर डाला, समझो लाइव जिंगा लाला। ठीक है, समझ गए क्या कहा मैंने? कि सर ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव्य में, ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। कहां पर? कोशिका द्रव्य में। पाइरुवेट टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे सर? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। सर उसके बाद एक सवाल यहां से और बन सकता है कि भैया पाइरुवेट जो टूटता है जब जल बनता है तो वो कौन सी क्रिया में होता है? तो सर ये वो वायवीय में होता है। सर ये अवायवीय है, सर ये अवायवीय है। तो सर बताओ क्या यहां तक सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? और मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीजें ऐसे डिटेल में लिख करके रटकर पढ़ाई जा सकती हैं? बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक, क्या कह रहा है? पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में? बिल्कुल भी नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। करेक्ट आंसर होगा कि सर पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ये होता कि ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में, ये वाली क्रिया कहां होती है? तब कोशिका द्रव्य करेक्ट आंसर होता। तो भैया जो करेक्ट आंसर हमारे बच्चे दे रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। सर खंडन और विखंडन क्या अलग अलग है? बेटा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग है, ऐसे अगर बोले तो सर अकेला है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? तो यूनिक सॉन्ग जी तहे दिल से शुक्रिया जो आप लिख रहे हैं। ठीक, अब आप शांत हो जाएं। चले भाई आगे चलते हैं। अब और अगली बार से अपना नाम कृपया सही लिख करके आए। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है कि सर मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से आता है? सर वृक्क का मतलब क्या होता है? सर वृक्क का मतलब यहाँ पर किडनी है।
है ना। वृक्क का मतलब क्या है, वो आपका किडनी है, ठीक। सर वृक्क का मतलब बात किसकी हो रही है, किडनी की बात हो रही है, ठीक। ये किस तंत्र से संबंधित है, सर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। किडनी का काम क्या है, पोषण ना, क्या श्वसन ना, परिवहन बिल्कुल भी नहीं। किडनी सर ये उत्सर्जन, किसके लिए सर, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी एक वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना, है ना। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, है ना। वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। लाइक जैसे यूरिया, है ना, यूरिया, अमोनिया, इस तरीके की चीजों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, 82%, वेरी गुड। सर जी ऐसा कर दीजिए, इससे आपको भी आराम रहेगा, मिल जाएगा, और 24/7 की सेवा भी हो जाएगी। शिवम सर थक जाएंगे तो दूसरे शिवम सर पढ़ा देंगे। सर सीरियस मत लेना, जोक मार रहा हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ। जल्दी बताओ अगले का आंसर। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी, ये सवाल जो है वो 2024 के पेपर में आया हुआ है। 2024 के पेपर में ये सवाल आया हुआ है बच्चों। शिवम सर ने ना लगातार खड़े खड़े फिजिक्स पढ़ाई है पूरी 10 घंटे कुछ मिनट में, और इस बार भी पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि मजबूरी है ना बेटा, समय नहीं है इस बार बोर्ड के पेपर में, गैप नहीं है बोर्ड के पेपर में, तो हमें कंटिन्यू पढ़ाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। जल्दी बताओ मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे प्राप्त करी थी, गिरजाघर में, गुरुकुल में, स्कूल में। भैया देखो ध्यान से सुन लेना, मंदिर वहां पर थे नहीं, तो भैया स्कूल भैया होगा नहीं, गुरुकुल करेक्ट आंसर नहीं है, गिरजाघर, ठीक। कहां पर, गिरजाघर में। और गिरजाघर में मेंडल जी ने क्या करी थी, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। अब बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या सवाल बना, 2025 में क्या सवाल बना, 2025 में सवाल बना कि मेंडल जी ने उच्चतर शिक्षा कहां पर प्राप्त करी, ठीक। ये कहां पर प्राप्त करी, मेंडल जी ने गणित और विज्ञान की शिक्षा कहां प्राप्त करी, तो उच्चतर शिक्षा में ही उन्होंने गणित और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करी, है ना। उच्चतर शिक्षा या गणित और विज्ञान की शिक्षा, ठीक, गणित और विज्ञान की शिक्षा, ये दोनों चीजों में गुरुदेव जो करेक्ट आंसर होगा इन दोनों चीजों में, तो याद रखिएगा ये होगा वियना विश्वविद्यालय। कहां पर, वियना विश्वविद्यालय। तो ये सवाल भी बन सकता है बोर्ड के पेपर में, और बनेगा यहीं से, और कहां से बनेगा, वियना विश्वविद्यालय। और एक बात याद रखिए, इस बार ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के एक दिन पहले पढ़ लो और उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाओ, पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो भैया अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। ये वियना क्या है, ये वियना क्या है, ये वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये वियना क्या है, ये वियना ऑस्ट्रिया देश की क्या है, राजधानी है। तो मेंडल जी ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, ठीक है। और आपने सोशल साइंस में वियना के बारे में पढ़ा भी होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, सर यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, मैं जानता हूं यही पेपर तुम्हारे 2026 के बोर्ड पेपर में भी आएगा। करें मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप को स्थापित किया जाता है, सर लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, लूप को कहते हैं अंग्रेजी भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं कॉपर टी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कॉपर टी कहा जाता है, ठीक। क्या बोलते हैं, कॉपर टी। अब ये कॉपर टी कैसे स्थापित किया जाता है, कहां पे स्थापित किया जाता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक। सर कैसे स्थापित किया जाता है, कहां पे स्थापित किया जाता है, देखो ये जो मादा का क्या बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं बच्चों गर्भाशय। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या है भैया, ये गर्भाशय है, यानी कि ये पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र हमने बना दिया है, ठीक। अब ये जो मादा जनन तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां से एक स्ट्रक्चर जाती है जो टी शेप में होती है, धागे जैसी, और जा करके क्या होता है कि ये पूरा जो रास्ता होती है उसको ब्लॉक कर देती है। कौन सा रास्ता, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो सर यहां से जो अंड बनते हैं ना, अंड है ना, यानी कि सर अंडाशय से बनने वाले कौन है, अंड, ठीक। तो सर वो बन करके यहाँ पहुंचते तो हैं, और शुक्राणु जब इस रास्ते से जाता है तो उसका निषेचन नहीं हो पाता है, और जब निषेचन नहीं हो पाता है तो सर युग्मनज का निर्माण नहीं हो पाता है, और फिर गर्भधारण भी नहीं हो पाता है, ठीक। तो सर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सर जो लूप स्थापित किया जाता है, क्या अंडाशय में नहीं, क्या गर्भाशय में, हाँ, अंडवाहिनी में नहीं, योनि में नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहां पर, गर्भाशय में, ठीक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों ने मैम सी आंसर दिया है, 48%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें, चलो अगला सवाल देखो क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। सुनो, अंडाशय, वर्तिकाग्र, जायांग। जायांग को हम स्त्री केशर बोलते हैं, यानी इसका दूसरा नाम ही क्या है, स्त्री केशर। तो सर ये वाला तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना। और पुंकेशर, पुमंग, तो सर ये वाला आंसर नहीं होगा। अब आता है वर्तिकाग्र, सर ये स्त्री केशर का एक भाग होता है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, पुंकेशर। और अभी मैं इसका चित्र वगैरह बना करके आपको पढ़ाऊंगा। तो सर करेक्ट आंसर हमको समझ में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सर करेक्ट जो आंसर होगा नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, सर वो पुंकेशर होगा, जायांग, वर्तिकाग्र और अंडाशय नहीं होगा। कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, 70%, वाह क्या बात है। चलो अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं। अभी मैंने एक सवाल किया था जिसमें मैंने कहा था वो ये सवाल 100% आएगा,
उसी तरीके से एक सवाल ये भी है, अगर वो सवाल तुम्हारे सेट में नहीं आया तो ये सवाल 100% आएगा। ठीक, तो इस सवाल को भी तुम बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो। ठीक, क्योंकि ये सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, ये सवाल आपके एनसीईआरटी सवाल है, ये तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आएंगे, सेम टू सेम आएंगे। ठीक, तो चलिए अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, 100% आएगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो सबसे पहला काम लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं लगभग 2000 बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो पहला काम आपका बनता है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। दूसरा काम बनता है कि आप इसको शेयर कर दीजिए। जब आप इसको लाइक और शेयर करोगे तब मुझे भी अच्छा लगेगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सपोर्ट बेटा हमें नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो अपने आप को। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि अगर आप इस क्लास को शेयर कर रहे हो ना, तो समझ लो हम लोगों के लिए मेहनत बढ़ा रहे हो, हम लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जितने ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, हमारा काम बढ़ता जाएगा, और वो काम होगा तो आपका ही। ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ। सर पेपर क्यों लीक कर रहे हो? सर आप एक एक बात बोल करके इतनी सारी बातें बता देते हो, और क्या? इतनी सारी बातें बताएंगे तभी तो बोर्ड का पेपर बढ़िया होगा। चलो देखो, अब हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? अब मुझे ये बताइएगा कि पर्यावरण मित्र व्यवहार क्या है। पर्यावरण मित्र का मतलब क्या होता है कि मतलब आप मित्र हो किसके? पर्यावरण के। तो आप वो चीजें करोगे जो चीजें पर्यावरण में के लिए जरूरी है। आप सुनिएगा, क्या बाजार जाते समय सामान के को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाओगे? यानी प्लास्टिक का नहीं ना, यानी आप प्लास्टिक नहीं ले जाओगे ना। तो जब आप प्लास्टिक नहीं ले जाओगे तो क्या होगा? जब आप प्लास्टिक नहीं ले जाओगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आप पर्यावरण के मित्र हो। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों और पंखों को के स्विच को बंद कर दोगे। जब आप देखोगे कि ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही तो आप पंखे को बंद कर दोगे, है ना, कि भैया आप जो है हमें गर्मी इतनी नहीं लग रही, पंखा बंद कर दो, अरे दिख तो रहा है लाइट बंद कर दो। सर ये वाला भी करेक्ट आंसर हो सकता है। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाओगे, पास में स्कूल है तो आप विद्यालय पैदल जा सकते हो, आपको वाहन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट है। सर सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, और मैं बार बार बोल रहा हूं ये सवाल तुम्हारे बोर्ड के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अगले सवाल पे चलते हैं। मैडम जी कुछ पानी वानी मिलेगा? आगे देखो, अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला है हमारे पास कि पौधे में फ्लोएम का काम क्या होता है। सुनते रहिएगा अच्छे तरीके से। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो कि होगा जिसमें लिखा होगा जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम एक प्रकार का ऊतक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ऊतक चैप्टर। ठीक, टिश्यू। तो सर जाइलम क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। सर ये इससे क्या होता है? क्या इससे जल का परिवहन होता है? बिल्कुल, जा से जाइलम, जा से जल। वास्तोत्सर्जन, सर ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। सर करेक्ट होगा हमारे पास खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ये सवाल जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सर ये सब 2024, 2023, 2022, 2025 में कभी ना कभी पूछे। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। अब ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ। आज ना कई दिनों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद आज मैं दिन में सोया हूं, और दिन में सोने का कारण यही था कि आज मैं आपकी क्लास बढ़िया तरीके से कर पाऊं। तो देखा था आपने कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में मैं सही से नहीं पढ़ा पाया था आखिरी में, है ना, मतलब लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर भी चैप्टर तो कंप्लीट ही किया था। तो अभी आज भी बुखार था, बराबर लगातार बुखार कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है। तो हमने सोचा कि आज हम आराम करते हैं ताकि हम शाम को अपने बच्चों के लिए दहाड़ पाएं, है ना। चलें, चलो। सर मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? भाई मूत्र का निर्माण वृक्क करेगा। चलो देखो, कह रहे मनुष्यों में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? यकृत से नहीं, छोटी आंत से नहीं, पित्ताशय से नहीं, कहां से? मुख से, है ना। मुख से कहां पर? लार के माध्यम से, लार के माध्यम से, लार के माध्यम से स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदलने लगता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? लिख के रख लो, ऐसा सवाल तुम्हारे बोर्ड के पेपर में बनेगा, क्योंकि 2022, 2024, 2025 लगातार ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो भैया ये सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। तुमसे पादप हार्मोन पूछ सकते हैं, तुमसे जंतु हार्मोन पूछ सकते हैं, इनके काम पूछ सकते हैं। चलो बताओ। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन सर ये वाला जो हार्मोन हम देख पा रहे हैं, सर ये तो जंतु हार्मोन है ना। इसको हम अवटू ग्रंथि के माध्यम से यानी थायराइड ग्रंथि के माध्यम से बनाते हैं। सर करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास एस्ट्रोजन। एक होता है एंड्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन। इसमें आधा सा आ रहा है, सा से पता चलता है स्त्री, यानी सर ये एक प्रकार का मादा जनन, देखो ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक, मादा जनन तंत्र से संबंधित ये एक हार्मोन है। एक होता है एस्ट्रो, आधा सा का मतलब स्त्री मतलब मादा। एक होता है एंड्रो, यानी सर अब एक मादा हो गया तो दूसरा नर हो जाएगा, तो सर वो एंड्रोजन होता है, वो हमारे पुरुषों से संबंधित है। इंसुलिन,
सर ये एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है सर, ये कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो गुरुदेव ये वाला भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये कहां से निकलता है? ये अवटु ग्रंथि सर गले के पास में होती है। तो गुरुदेव करेक्ट आंसर क्या होगा? जिबरेलिन। सर जिबरेलिन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि पौधों में फूल खिलाना। याद रहेगा, हमने याद रखा था कि हमारे क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था जूली। जूली फूल खिलाती है, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यार तुम लोग हमको पेपर हैकर क्यों कहते हो? हाँ चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अगला सवाल है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन का मतलब होता है ऐसा हार्मोन जो किसी भी एक जीव के लिए क्या वृद्धि का काम करे, वृद्धि को बढ़ाने का काम करे। उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। जल्दी से बताओ कहां से निकलता है? और उसके बाद अगला सवाल होगा कि सर ये बताओ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ठीक है, आ रही हमारी बात समझ में? जल्दी से बताओ। तो गुरुदेव देखो, थायराइड ग्रंथि ना, वृद्धि हार्मोन नहीं निकलता, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि अगर वो ना निकले तो घेंघा नामक रोग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा थायराइड नहीं होगा। फिर आता है अधिवृक्क ग्रंथि ना, इससे भी नहीं, इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रिनल, है ना। तो सर एड्रिनल या सॉरी अधिवृक्क को एड्रिनल बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं उसको। ठीक, तो सर ये हार्मोन अगर उसकी कमी हो जाए तो उससे क्या होता है? श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। सर ये वाला करेक्ट आंसर नहीं होगा। सर अग्नाशय, इससे इंसुलिन निकलता है, नहीं सर ये वाला भी नहीं होगा। पिट्यूटरी यानी कि सर पीयूष ग्रंथि, और इसी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? इसी ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? सर इसी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये कहां पर होती है? हमारे मस्तिष्क में। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बढ़िया से। चलो अगला सवाल हमारे पास क्या है? करें निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? वाह क्या सवाल बनता है। ठीक, पराग कोष के अंदर बनता है। अब मुझे ये बताओ कि गुरुदेव पराग कोष क्या होता है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि भैया बताओ पराग कोष क्या होता है, तो क्या मुझे जवाब दोगे? ये देखो दिख रहा है तुम्हें पराग कोष। इस पराग कोष के अंदर क्या बनता है? इसके अंदर बनते हैं नरयुग्मक, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2। ये बात नोट कर लीजिएगा, ये भी सवाल पूछा गया 2023 में। तो सर ये हो गया हमारे पास पराग कोष। इस पराग कोष के अंदर क्या बाह्य दलपुंज बनेगा? नहीं, बाह्य दलपुंज तो सर यहां पर होता है ऐसे, सर ये बाह्य दलपुंज होते हैं, समझ गए? तो सर ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, गलत। फिर होता है सर पराग कण, है ना, तो सर ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर करें अंडाशय, अंडाशय तो यहां पर होता है बेटा, सर ये नहीं होगा। भ्रूण कोश बिल्कुल भी नहीं गुरुदेव, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास पराग कण। ठीक, तो ये हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। अब मान लीजिए 2024 के पेपर में सवाल बना और मुझे अगर बोर्ड पेपर बनाने का एक बार मौका मिल जाए तो मैं पूरी सूरत बदल दूंगा। कैसे? चलो मैं बताता हूं। सेम सवाल पूछूंगा और वहां पराग कण की जगह पे परागण लिख दूंगा और चौथा ऑप्शन डाल दूंगा इनमें से कोई नहीं। अब जो बच्चे रट्टा मार के जाएंगे वो जल्दबाजी में परागण करके चले आएंगे, बल्कि परागण एक प्रकार की प्रोसेस है, अंग्रेजी भाषा में जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक, तो गुरुदेव कितनी बड़ी गलती कराएंगे हम लोग। एक बार अगर हमको मौका मिल जाए बोर्ड पेपर बनाने का, इतना आसान पेपर बनाएंगे पर फिर भी किसी का 100 में 100 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो घुमावदार होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर ये सवाल सेट नंबर 3 IL 824 से लिया गया है। वाह क्या बात है, शाबाश, आपका नाम निकल गया है। क्या नाम है आपका? ठीक, तो गुरुदेव ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। तो सर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सर आगे हमारे पास पुष्प का जनन अंग है। इसी बीच में जब मैं कमेंट देख रहा था तो एक कमेंट पे मेरी नजर पड़ी और एक बच्चा कह रहा है सर अंतिम बैच फ्री दे दो, है ना, और कुछ कह रहे हैं सर इसके लिए स्पैम करो ताकि सर देखें। मैं बिल्कुल देखता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अंतिम बैच का प्राइस हमने बहुत कम रखा है, और दूसरी चीज पता है बेटा, रेगुलर क्लासेस उस पर हो रही हैं। मैंने आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि अंतिम बैच का प्राइस बहुत कम रहेगा। अंतिम बैच जब हमने आप लोगों के लिए दिया था ना, तो अंतिम बैच का प्राइस 399 था और अंतिम बैच का प्राइस यही रहेगा, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम अपने बच्चों के लिए और डिस्काउंट करेंगे। हमने इसके लिए 30 नवंबर तक का एक डिस्काउंट कोड दे दिया बच्चों को, कूपन कोड। नवंबर तक, 30 नवंबर तक ये प्राइस नहीं रहेगा। इस 30 नवंबर तक ये प्राइस हो जाएगा 349। लेकिन कैसे? एक कूपन कोड है, नोट कर लो, ये अपने दोस्तों को बता दो। एक कूपन कोड, वो कूपन कोड कौन सा है? कूपन कोड है GET50 गेट 50। ये कूपन कोड आपका दोस्त अगर लगा देगा तो उसको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और हाँ दूसरी बात सुनिए, जो बच्चे 399 के लिए हैं, जब तुम लोग 11th में जाओगे तो तुमको हम अलग से डिस्काउंट 100 का दे देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहो। तो सर ये गेट 50 लगाओगे, 30 नवंबर तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बात फैला दो सबको। पुष्प का जनन अंग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग या फिर तना। पुष्प का देखो, तना तो नहीं होता, तने में कोई जनन नहीं होता। सर दलपुंज, सर दलपुंज जो पुष्प को रंगीन बनाता है, सर वो वाला भी नहीं होगा। फिर सर बाह्य दल, सर ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा जायांग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? स्त्री केशर।
जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्त्रीकेशन। क्या बच्चों यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, कैसे बचाती है? सर कितने एमसीक्यू करोगे? मैं टोटल जो एमसीक्यू करूंगा वो करूंगा मैं टोटल कितने, 50 या 55, ठीक, फिर सब्जेक्टिव पे आऊंगा। तो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से सुनना, ये सब भी कॉन्सेप्ट ही है, आप इसको एमसीक्यू मत समझो। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से कुछ क्या होती है, परतें होती हैं, ठीक, इस प्रकार से कुछ परतें होती हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सूर्य यानी कि सन, ठीक। इस सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं और ये किरणें कहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं ऐसे, ठीक। ये जो किरणें होती हैं सूर्य में, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी में किरणें होती हैं। वो किरणें कौन सी होती है, यूवी किरणें। यूवी किरणों का मतलब होता है कि अल्ट्रावायलेट, यानी जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। अब ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये यहाँ पर ओजोन परत होती है। क्या होती है, ओजोन परत। क्या होती है, ओजोन परत। अब ओजोन परत ये नहीं कि जैसे मान लीजिए सर बारिश हो रही तो छत के ऊपर इसे तिरपाल डाल लिए, वो नहीं होता है। ओजोन परत का मतलब होता है कुछ गैस होती है, कुछ गैस होती है, उसकी एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, ठीक। तो सर हम समझ गए कि सर O3 है ना, O3 यानी ऑक्सीजन के, ये आ गया O3, एनी डाउट मैम? तो सर ये O3, ठीक। तो सर ये जो O3 होती है, ओजोन जो परत यानी ओजोन गैस से बनी हुई होती है, सर ये कहां पर होती है? तो ये होती है समताप मंडल में। देखो प्रश्न सुनो ध्यान से, कहां पर होती है, समताप मंडल में। तो सर हम इस बात को समझ गए कि जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें यूवी किरणें यानी पराबैंगनी किरणें होती हैं। जब ये ओजोन परत से टकराती हैं तो ये नीचे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक। और अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी तो कैंसर हो जाएगा, व्यक्तियों को त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब सर हम समझ गए कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को नीचे नहीं आने देती है। ओजोन परत वायुमंडल में कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, सब कुछ, ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सेरुमन ग्रंथि क्या होती है, लगातार स्पैम कर रहा है। तो ये कान में होती है, जो कान में जो गंदगी नहीं होती, जो वैक्स बनता है, ठीक, वो उसी के वजह से बनता है। पर ये कहाँ पूछ रहे हो तुम, ये है ही नहीं सिलेबस में, ठीक। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? तो गुरुदेव सर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक एक सवाल के लिए हम कितना ज्यादा चित्र बनाते हैं ताकि एक सवाल नहीं, इससे बनने वाला हर सवाल बच्चा कर पाए, क्योंकि इसीलिए तो बच्चे बोलते हैं कि ज्ञानोदय पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। अगले सवाल का आंसर करिए जरा जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से बाहर निकालना, किसको निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ठीक। जो हमारे लिए पदार्थ क्या है, व्यर्थ है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। बताओ, करेक्ट, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। न्यूटॉन नाम की कोई चीज आपको बायोलॉजी में नहीं मिलेगी। साइटोन, सर साइटोन तो कोशिका काय होता है, ठीक, कोशिका काय होता है, ठीक। ये सर केंद्रक के आसपास है ना, कोशिका के अंदर होता है। जैसे कोशिका द्रव्य नहीं बोलते तुम लोग किसी नॉर्मल सेल में, वही चीज। तो सर गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, सर तंत्रिका नहीं, ये मस्तिष्क से संबंधित है। सर साइटोन ये भी हमारे पास सर तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित है, ठीक। सर वृक्काणु या फिर म्यूटॉन करेक्ट आंसर होगा नहीं। तो गुरुदेव करेक्ट आंसर क्या होगा, वृक्काणु, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक। ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन को हम लोग निस्यंदक इकाई भी कहते हैं। जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? कर सकते हो शशांक, पर मैं कराऊंगा इस साल भी। चलो अब देखो क्या है, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? सर जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या होता है? जाइलम यानी जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का मतलब कि जल का वहन, ठीक। 42 नंबर सवाल है, यह सवाल बहुत जरूरी है और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। यह सवाल बोर्ड के पेपर में आ सकता है। अब आप बोलोगे सर इतना आसान है, फिर भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यह सवाल पूछा गया है 2020, 2022, 2022 के बाद 2024 और 2025। ये सवाल पूछा गया है, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सर ये क्यों बन सकता है? क्योंकि ये सवाल है एनसीईआरटी का। जो सवाल एनसीईआरटी का है वो सवाल तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 100% चांस है बनने के। जल्दी बताओ। पानी दिला देना इसके बाद। तो आपको पोषण के लिए क्या जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की, इनमें से सभी। देखो याद रखना, क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल से रिएक्शन करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश रस जो होता है उसको खींचने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है,
सर दोनों के काम समझ गए। सर सूर्य का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो जाती है बाद में। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड, सर इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। जल से हमें ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं। सर ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। और 4 देने वाले सर 74% बच्चे हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है एक बच्चा है लिख रहा है कि सर वन माइंड गेमिंग ऐसे करके कुछ इसने अपना नाम लिख रखा है। कह रहा है सर आप बड़े टीचर बन गए हो, आपको लगता है कि कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताऊं, हमारा मेन फोकस होता है ना बेटा इन चीजों पर, इन चीजों पर। अगर हम ऐसी चीजें बच्चों के लिए नहीं करेंगे ना इस तरीके से, तो पता है क्या होगा, अगर मैं कमेंट्स पढ़ता रहूंगा ना, इससे आपकी चीजें ना आपको अच्छा तो लगेगा, आपको लगेगा सर हमसे कितना प्यार से बात करते हैं, देखो अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये होगी कि आपका बोर्ड का रिजल्ट खराब होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा 6 बजता है, मेरी क्लास शुरू होती है, मैं आता हूं और हर सवाल के ऊपर सिर्फ फोकस करता हूं। बहुत कम होता है कहीं आधे घंटे में या कहीं बीच में, मैं तब जाकर के थोड़ी सी बात करता हूं। और इसलिए करता हूं कि आपको रिलैक्स फील हो, अन्यथा आप जानते हो हमारा काम है पढ़ाना। ठीक, चलो जल्दी से बताओ। तो अब हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। अब सोचिए, मैंने अभी आपको पीछे जो है, अभी आप लोगों को याद होगा मैंने एक सवाल पीछे अभी एक आपको पूरा फ्लो चार्ट बना करके दिखाया था, याद आ रहा है। अब देखो ये है ना पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटता है पाइरुवेट में। अब ये सवाल क्या पूछा गया तुमसे, सवाल देखो क्या पूछा है, सवाल पूछा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुवेट का ऑक्सीकरण होता है वो कहां होता है। तो सर ये वायवीय श्वसन है ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सर ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब होता है कि गुरुदेव कौन सा श्वसन होगा, वो वायवीय होगा। देखो कॉन्सेप्ट से ही तो पता चला। तो सर कोशिका द्रव्य में नहीं भैया, कह रहे केंद्रक में नहीं भैया, अंतःद्रवी जालिका में नहीं, करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनता है, बनता क्या है, क्या बनता है, उत्पाद क्या होता है, याद है आपको, बताओ उत्पाद क्या बनता है, जल्दी बताइए, आपको याद हो तो बताएं जल्दी से। उत्पाद बनता है हमारे पास CO2, उत्पाद बनता है हमारे पास जल, है ना, उत्पाद बनता है हमारे पास ऊर्जा में, ऊर्जा भी तो बनती है, ये बनता है। ठीक, तो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट से बताओ सारे बच्चे, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, जल्दी से बताइएगा यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलूं मैं, आगे चलूं, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगले सवाल पे जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जब पूरे 50 प्रश्न हो जाएं, 50 प्रश्न जब पूरे कंप्लीट हो तो 10,000 बच्चे इस वीडियो को लाइक कर चुके हों, है ना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को 10,000 बच्चे जब लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, जब 50 प्रश्न कंप्लीट हो, अभी देख पा रहा हूं 8,000 कुछ है। लिखा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किसके लिए किया था, जल्दी से बताओ। और ये सवाल जो है वो बोर्ड एग्जाम 2000, 2022 और 2024 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फिर तुमसे पूछा जा सकता है। जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर होगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, या फिर वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। वाह बहुत बढ़िया, मैम पोल दे दिया बच्चों को 44 नंबर क्वेश्चन की, वेरी गुड। 64% बच्चों ने कहा है कि मेंडल जी मटर की खेती करते थे। अब अगर बताओ हमारे पास में बगल में डंडा रखा होता, हम तुमको उल्टा लटका देते और पीछे से 4 डंडे पाट पाट पट मारते लड़कियों को हाथों में। ठीक, अरे मेंडल जी मटर का उत्पादन थोड़ी करते हैं, तो मेंडल देखते ही मटर मार देते हो क्या है? जल्दी बताओ जल्दी से, क्या मेंडल जी मटर की खेती थोड़ी ना करते थे। मेंडल जी क्या करते थे, मेंडल जी वंशानुगत गुणों का अध्ययन करते थे, इसलिए उन्होंने जो है अपना प्रयोग किस पे किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे को उत्पादित नहीं किया था। यही माइंडसेट का उपयोग करके टीचर आपके साथ खेलता है, समझिए, यही माइंडसेट का उपयोग करके टीचर आपके साथ खेलता है। खेलता का मतलब समझे, ऐसा पेपर बनाएगा कि तुम देखो करो भैया अरे इतना आसान सवाल पूछ रहे वो मेंडल का, अरे देखते ही बच्चा बता देगा मटर होगा, और गलत कर दिए है, बताओ। तो अब आज के बाद ये गलत तो नहीं करोगे, समझ गए। तो सर मटर के उत्पादन के लिए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, समझ गए। चलो चलो, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मैंने 44वां नंबर सवाल दिया था और इसीलिए मैंने जानबूझकर रखा था उसको, है ना, इसीलिए मैंने जानबूझ करके रखा था। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, वो सवाल जब मैं बना रहा था तो उस समय पे आज ही दोपहर की बात है, तो जब बना रहा था तो हमारे बगल में विवेक सर बैठे थे, तो मैंने कहा विवेक सर देखना ये सवाल ऐसा है कि इसमें आधे से ज्यादा बच्चे गलत होंगे और तब इसमें मटर देख के लगा देंगे, और वही हुआ, वही हुआ
है ना। चलो देखो, कह रहे हैं कि बताओ निम्नलिखित में से कौन ओजोन की परत के लिए जिम्मेदार है, कौन बताओ? नाइट्रिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? फटाफट से बताओ। तो भैया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैस। सर ये सीएफसी गैस कहां पर होती है? ये सीएफसी गैस कहां होती है? ये सीएफसी गैस होती है रेफ्रिजरेटर में, है ना, रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम प्रशीतक कहते हैं। समझ में आ रही बात? सर ये होती है हमारे पास एसी में, है ना, एसी एयर कंडीशनर, ठीक, तो सर इसमें होती है। तो सर इन दोनों में या और भी चीजों में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन परत जो होता है वो क्षय होता है। तो सर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी। अगले सवाल पे आओ। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन ये कई बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा घास, बकरी और मानव, इसलिए मैं इसमें समय नहीं लूंगा। अगला सवाल जो है हमारे पास, मानव में, मैम बच्चों को दे दीजिए पोल जल्दी से 47 का, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब ये सवाल हमारा 2020, 2022, 2024 में पूछा गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये ऐसा सवाल है जो कि आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ऐसा सवाल है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल कंफर्म होगा, आपसे गुणसूत्रों की संख्या जरूर पूछी जाएगी। और मैं ये भी जानता हूं कि इस सवाल में बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर भी करेंगे। वेरी गुड। ए बी सी डी, सारे बच्चे पोल पे आंसर करो, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, पोल पे आंसर करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं। आपको बताएं, इस प्रश्न में 6000 बच्चे ने 6000 बच्चों में केवल और केवल कितने परसेंट बच्चे सही है पता है? 12%। सोच लो, 88% बच्चे ऐसे हैं जो कि गलत हैं, और उनमें से 46 करने वाले 60% बच्चे हैं। सोचिए, ठीक? अब सुनिए थोड़ा कॉन्सेप्ट, नहीं तो बोर्ड के पेपर में करके आओगे गलती। सुनिएगा ध्यान से। अगर बात करो गुणसूत्र की, नहीं तो फिर आप गलती करके आओगे। अगर गुणसूत्र के बारे में बात करें मानव के अंदर, तो सर गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। तो गुरुदेव यहां जोड़ी तो लिखा नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन खत्म। फिर उसके बाद सर ये 23 जोड़ी का मतलब हो गया टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 46। जोड़ी की बात करें तो सर 23। उसके बाद ये गुणसूत्र 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से सर 22 जोड़ी होते हैं हमारे पास अलग, टोटल हो गए 44। ठीक, एक जोड़ी हो गया अलग, टोटल हो गए 2। अब ये जो सर हमारे पास ये 22 जोड़ी दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं अलिंग, है ना, और ये कहलाते हैं लिंग। अब तुमसे प्रश्न क्या पूछा है वो देखो, तुमसे पूछा गया कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या बताओ, तो करेक्ट आंसर होगा 2। बोलो, है ना। तो क्या हुआ बताओ कि सर मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 2। समझ गए? अब गलत तो नहीं करोगे बोर्ड के एग्जाम में, है ना, गलत तो नहीं करोगे। अभी भी कोई 46 रट लगा रहा है। प्रश्न देखो ध्यान से, लिंग गुणसूत्र, अगर मेरे बच्चों ये लिंग ना लिखा होता तो आंसर होता 46। ठीक, इसलिए कृपया ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप ध्यान दो, आपसे यहां पर आप ध्यान दो, ध्यान दीजिए आप। और अगर ध्यान नहीं दोगे, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो तुम गलत आंसर करके आओगे बोर्ड। ठीक, समझ गए? तो अब गलत नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। चलो अगला सवाल देखो, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को क्या बोलते हैं? यानी ये कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामलाल, और रामलाल क्या करता है? बाहर से ऑक्सीजन लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ठीक, समझ गया गुरुदेव? अब हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करना, है ना, क्या बोलेंगे सर? सर श्वास लेना बोलते हैं। लेकिन फिर बोला है कि भैया क्रिया होती है। देखो, श्वसन अलग है और सांस लेना अलग है। ठीक, श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीकरण होता है, इसका ग्लूकोज का। एक समझ में आ रही बात? तो सुनते रहिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया लिखते हो, उसका उल्टा
तो सर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास श्वसन। और इसी से मैं बता देता हूं कि श्वसन क्या है, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यहां से सवाल बोर्ड एग्जाम में बनता है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसमें होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बच्चा जी, ठीक है, इसमें होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तुम्हें मिलेगा कॉन्सेप्ट ज्ञानोदय पे भर भर के, एक सेकंड भी हम आपको खाली नहीं दिखेंगे, बराबर एक प्रश्न में कितने प्रश्न बताते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर मुझे बहुत तेज से नींद लगी है। अच्छा, तो तुम नींद इसलिए तुमको लगी है क्योंकि तुम कॉपी पेस्ट मार रहे हो लल्ला। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो भैया एक काम करो, रजाई ओढ़ करके सो जाओ, कुछ नहीं होगा, रजाई ओढ़ करके सो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, बढ़िया नींद आएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। बस थोड़ा एक चीज गड़बड़ हो जाएगी कि मार्कशीट में जो अप्रैल में रिजल्ट आने वाला है ना, उस मार्कशीट में जहां पर 100 में से 99 लिखा होना चाहिए, वहां 100 में से बस 89 लिखा होगा, 11 नंबर कम हो जाएंगे। और 11 नंबर का मतलब होता है 2% के आसपास लगभग, क्योंकि 12 में 2% होता है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। जो बच्चा आज की क्लास को छोड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में 2% कम होंगे और तुम्हारे दोस्त को बोर्ड एग्जाम के बाद स्टेज पर बुला करके सम्मानित किया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा तालियां बजाओ तालियां, ठीक। तो आप देखो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम 100 में से 99 चाहते हो या फिर 100 में से 89? चलो भाई, कह रहे मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने वाला है? आपसे बोला गया कि सोचने वाला कौन सा भाग है, बताओ, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क? जल्दी से बताओ सर, सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। याद रहेगा, याद रहेगा सर। अनुमस्तिष्क, इसका क्या मतलब, ये किसके लिए जरूरी है सर? ये शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक, ये नोट कर लो, ये सवाल पूछा जाएगा। अनुमस्तिष्क का काम है शरीर का संतुलन बनाना, ठीक है सर, अनुमस्तिष्क का काम है शरीर का संतुलन बनाना। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? वेरी गुड, चलो मैं आगे, चलिए सर 49 के बाद आ गया 50। सर 50 पे देखो, 50 पे क्या है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? अभी तो मैं बता के आया था कि भैया गुड़हल, सरसों, मटर, क्योंकि मेंडल जी ने मटर का पौधा ही इसलिए चुना था क्योंकि वो द्विलिंगी था। एक सवाल यहां से और मिल गया कि भैया मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? क्योंकि मटर मीठी थी। मटर का पौधा क्यों चुना? यह सवाल बनता है, मटर का पौधा क्यों चुना? जल्दी बताओ, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा क्या था? द्विलिंगी था, इसलिए मटर के पौधे को मेंडल जी ने क्या किया? चुना, ठीक, वो द्विलिंगी था, ये एक मेन कारण था। दूसरा कारण ये था कि सर, और अब ओरली सुन लो, इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि सर उसमें पर परागण स्वपरागण दोनों हो सकता था, इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि वो एक वार्षिक पौधा था, इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि उसमें 7 प्रकार के लक्षण पाए जाते थे। तो गुरुदेव इसका करेक्ट आंसर होगा पपीता, क्योंकि हमसे पूछा गया है एक लिंगी। सर क्या करेक्ट आंसर हमारे बच्चे कर रहे हैं? पपीता वाले कितने? 70। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, सुनते रहिएगा, एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में एक आपने नियम पढ़ा था, लिंडमैन का नियम, याद आ रहा है? उसमें आपने पढ़ा था कि भैया इन्होंने बताया कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% ही होता है, बाकी का जो 90% होता है वो श्वसन क्रिया में, है ना, या उष्मा के रूप में निकल जाता है। तो गुरुदेव करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 10%। हम लोगों ने इसको डीप में पढ़ रखा है बहुत पहले से, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 10%। कितने बच्चों ने मैम 10% दिया है? वेरी गुड। अगले सवाल पे आओ, करे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद क्या है? याद होगा, अभी मैंने पीछे इसको लिख करके बताया था, पूछा था उत्पाद क्या बनता है, याद आ रहा है? पूछा था आप लोगों से, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था, जल्दी बताओ जल्दी से। सर पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, उसके बाद रिएक्शन होती है ग्लूकोज और क्लोरोफिल, और उसके बाद साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, और बनता है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन बनता है, और बनता है मेरे प्यारे बच्चों जल, और निकलती है कुछ ऊर्जा यानी कि उष्मा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। देखो जरा ध्यान से, अब मुझे बता दो यहाँ पर क्या होगा? क्या बनेगा? प्रोटीन? बिल्कुल भी नहीं। क्या वसा? बिल्कुल भी नहीं। सर क्या होगा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ठीक है, ये याद रहेगा, और साथ में आप लोग ऊर्जा भी लिख लेना, ठीक।
वैसे आपको ऊर्जा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नीचे लिख दिया है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है सर। आपने एक लेक्चर किया था जिसमें 7 सेट के बायो के क्वेश्चन कराए थे। जल और खनिज संवहन कौन करता है? एनसीईआरटी चेक किया, इसका आंसर जाइलम होगा। बहुत अच्छे से सुनो, अगर सवाल ऐसा आ जाए बोर्ड के एग्जाम में कि जल का संवहन कौन करता है तो जाइलम, अगर आ जाए कि मतलब खनिज को कौन लेकर के जाता है तो फ्लोएम, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए कि सर मुझे ये बताइए कि सर जल और खनिज दोनों का, तो गुरुदेव फिर उस समय पे आंसर जो होगा वो हम फ्लोएम टिक करेंगे। ठीक है नीलम गुप्ता जी, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है चलो मैं आगे आगे, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग 53 पे। कितने एमसीक्यू कराऊं जल्दी से बताओ, टाइप करके बताओ। मैम बताइएगा हमारे बच्चे क्या लिख रहे हैं ज्यादा, फिर मैं सब्जेक्टिव पे जाऊं। कितने एमसीक्यू कराऊं जल्दी से? करें निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है ना? इसमें से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि एक कोई जंतु हार्मोन होगा। तो बताओ, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का काम क्या है? ये पौधे की वृद्धि देखता है ना? ये क्या, इसका काम क्या है? पौधों की वृद्धि देखना। ठीक, वृद्धि हार्मोन हो जाता है पौधे में। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिकाओं को विभाजित करना। बच्चे कह रहे हैं 60 क्वेश्चन एमसीक्यू करें। ठीक, कोशिका विभाजन। एस्ट्रोजन सर ये एक प्रकार का जो है एस्ट्रोजन सर, ये हमारे पास एक प्रकार का मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन है। इसका काम होता है सर फूल खिलाना। ठीक है 60 करेंगे। ठीक, उसके बाद सब्जेक्टिव देखो, फूल खिलाना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या इनमें से सभी। स्वापोषी के लिए सर सभी की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना? तो सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, अगला सवाल है हमारे पास 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? जल्दी बताओ कौन सा एक पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एड्रेनलिन या फिर हमारे पास थायरॉक्सिन। जल्दी बताओ। देखो टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इनमें से सर जो ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तीनों के तीनों हमारे पास कैसे हार्मोन है? सर ये जंतु हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये हमारे पास कैसा है? ये एक प्रकार का हमारे पास पादप हार्मोन है। कितने बच्चों ने इसका पादप हार्मोन आंसर दिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कोष में अंडाशय, गर्भाशय, बाह्यदल। पराग कोष के अंदर होते हैं पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। फिर उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आया। देखो अब इस सवाल पे मैं समय लूंगा। मैंने क्या कहा? जो सवाल हमें लगेगा कि ये सवाल रिपीट हो गया है और ये सवाल हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें कम समय लेंगे। अब इसमें ज्यादा समय। पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है? कोई एक जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और फिर उसका प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। यानी सर पुनर्जनन का मतलब होता है जब एक जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। एक सवाल आपसे पूछूं, अभी इसके बाद पूछता हूं, आपके लिए जरूरी है ना? अभी आप ही किससे संबंधित है, आप बहुत खुश हो जाओगे। जब एक जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है तब प्रत्येक खंड क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण करता है। प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। यह क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया या फिर यह जनन। ठीक, यह जनन क्या कहलाता है? पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक, अब हमारे पास सवाल है आलू, प्लेनेरिया, ब्रायोफिल्म, कबूतर। देखो कबूतर टूट करके 2 कबूतर तो नहीं बनाएगा, कबूतर अंडे देगा। ब्रायोफिल्म में होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक, सर प्लेनेरिया और आलू बचा है। आलू में भी होता है कायिक प्रवर्धन तने के माध्यम से। ब्रायोफिल्म में पत्ती में कायिक प्रवर्धन होता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक बच्चा कह रहा था उस दिन सर आपने ब्रायोफिल्म नहीं पढ़ाया, हमारे पेपर में आ गया है ना? पढ़ा रखा है। अब हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सर प्लेनेरिया। अब मुझे बताओ कि प्लेनेरिया और किसमें भी होता है ना? और मुझे बताओ सर प्लेनेरिया के अलावा और क्या है? प्लेनेरिया तो बता दिया आपने, प्लेनेरिया तो बता दिया, और बताओ किसमें होता है? देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। प्लेनेरिया में होता है। इस तरीके से प्लेनेरिया का हमने चित्र भी आपको बना के दिखाया था, याद आ रहा होगा आपको। ऐसे प्लेनेरिया का चित्र भी बनाया था। और बताओ सर, और होता है हाइड्रा में, है ना? और होता है हाइड्रा में, हाइड्रा में भी होता है ना? प्लेनेरिया में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, दोनों में होता है। और हमारे बच्चे लिख करके भी हाइड्रा बता रहे हैं। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। एक सवाल आपसे ये पूछते हैं कि सर अभी तो हमने इस तरीके से जीव विज्ञान की आज क्लास कर ली, अब आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्या आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी सीरीज में दे दूं जो कि सीरीज हमारी न्यूमेरिकल सीरीज हो? जल्दी बताओ, क्या मैं आपको एक ऐसी सीरीज दे दूं जो न्यूमेरिकल सीरीज हो? और हम इसको एक क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप ये सोचो कि हम एक क्लास में आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो फिर आप गलत सोच रहे हो।
बताओ क्या मैं न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आऊं, है ना। इस न्यूमेरिकल सीरीज को हम आपको बताते हैं, हम आपको कैसे कराएंगे, हमने क्या प्लान किया है। इस न्यूमेरिकल सीरीज में हम आपको पहले फिजिक्स में पहले हम बताएंगे प्रकाश वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे एक क्लास में, ठीक। फिर उसके बाद हम रंग जो मानव नेत्र वाले कराएंगे, मानव नेत्र से संबंधित कराएंगे। फिर एक क्लास में हम विद्युत से कराएंगे। क्या आप चाहते हो कि ये सीरीज जो है आपको दी जाए? जल्दी बताओ। न्यूमेरिकल बहुत जल्द मैं आपको ये न्यूमेरिकल सीरीज दूंगा, ठीक। हमारी क्लास में एक बौरा तिवारी आए हैं, बौरा गए हैं, है ना। गाली लिख रहे हैं हमको भी और सारे बच्चों को भी। शर्म लिहाज है लल्ला तुम्हारे पास है? ऐसे ही बच्चे देश का कलंक होते हैं, क्या बताया जाए। ऐसे ही बच्चे देश का कलंक होते हैं। फिर उसके बाद जब अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे आस पड़ोस में एक लड़का था, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको। पीछे लगाता था गुज्जर, और कभी यही आसपास कोई कांड कर डाला, पुलिस ने उसको जो है उधर 6-7 किलोमीटर और इधर 6-7 किलोमीटर, लगभग कम से कम 12-13 किलोमीटर गाड़ी के पीछे बांध के रोड पे ठर्राया मतलब समझते हो, ठर्राया ऐसे। तो ये जो बौरा तिवारी जैसे लोग हैं, इनको ऐसी ही सजा मिलती है आगे चल के, है ना। ऐसे ठर्राए जाते हैं, ऐसे हम मान लो हमारे सामने अगर कभी आ जाए इसे, हम तो इनके दोनों हाथ बांधे नंगा कर दें उल्टा इनका, और खूब मारे, इतना मारे और बाजार में मारा गया था। सच्ची घटना बता रहा हूँ, हमारे आसपास की पुलिस ऐसा ही कर रही है। जितने आपको सब गुज्जर पुज्जर और ये सब नाम लिखते थे, सब ऐसे ही कूटे पीटे जा रहे हैं, है ना। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं सब ये बच्चे, नन्हे से हैं, गाली दे रहे हैं भाई। किसको? अपने आप को कि अपनी मम्मी को कि पापा को? बेटा गधा कहीं का। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारे प्यारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इधर गाली लिख रहे हैं, क्या बताएं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? हमने 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है, ठीक। तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं? देखो अब ये क्या होती है तंत्रिका कोशिका, क्या होता है बेटा? ये होती है तंत्रिका कोशिका, है ना। इस तरीके से तंत्रिका कोशिका होती है, ऐसे, ठीक, ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे तंत्रिका कोशिका होती है, इनके बीच में खाली स्थान होता है, यहाँ पर एक खाली जगह होती है ऐसे, ठीक। अब ये जो खाली जगह होती है, इसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? इसी खाली जगह को हम सिनेप्स बोलते हैं, या कुछ लोग इसको साइनेप्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको अंतर्ग्रंथन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिनेप्स। ऑक्सीजन नहीं होगा, जिब्रेलिन नहीं होगा, डायफ्राम नहीं होगा। सर डायफ्राम कहाँ होता है? सर ये फेफड़ों के नीचे होता है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? ये गिर गया मैम स्टाइलस, दूसरा दो जल्दी से कोई। चलो अब बताओ, अगला देखो, अगला सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है ना। सर पारितंत्र जो होता है हमारा, जो इकोसिस्टम है हमारा, उसमें उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर, है ना। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। समझ में आ रही बात? अब हमसे क्या पूछा गया, तो कौन है भैया? शेर? नहीं, शेर ये तो सर हमारा उपभोक्ता हो जाएगा। हिरण ये भी उपभोक्ता है। वर्षा, सर ये कहां आ गया? ठीक सर, करेक्ट आंसर होगा हरे पेड़ पौधे। याद रखना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वो उत्पादक का काम करते हैं। क्या बच्चों यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। आगे चलें, चलिए। तो यहां तक समझ में आया, आगे देखो। अब है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल जी ने किन लक्षणों का अध्ययन किया था? जल्दी से बता दो, किन लक्षणों का अध्ययन किया था जल्दी से। कि गोल और झुर्रीदार बीज, बिल्कुल। लंबे और बौने पौधे, बिल्कुल। सफेद और बैंगनी फूल, बिल्कुल। यानी मेंडल जी ने जो अध्ययन किया था, वो मेंडल जी ने कुल 7 लक्षण देखे थे। 7 में से यहां पर 3 आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। 7 लक्षण देखे थे, और 7 लक्षण कैसे थे? विप्यारसी थे, अलग अलग थे, ठीक। 7 लक्षण कैसे थे? विप्यारसी लक्षण थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, कैसे लक्षण थे? विप्यारसी लक्षण थे। तो सर इस बात को हम समझ गए कि सर इसमें से सारे करेक्ट आंसर होंगे, लेकिन सर इसमें से एक चीज हमें नहीं समझ में आ गई कि सर गोल क्या है? ये प्रभावी होता है, झुर्रीदार अप्रभावी, लंबा प्रभावी, बौना अप्रभावी, सफेद और बैंगनी प्रभावी अप्रभावी। तो याद रहेगा सारे बच्चों को, क्लियर हो गया?
क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? सर क्या हमें अनसॉल्व पेपर की क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। हमने 2024 के 140 क्वेश्चन एक साथ करवा